हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, आप लोग को पता है कि यूनिट 4 और 5 की नोट्स तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दी थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा, मुझे आप लोगों से सीरियसली एक सवाल पूछना है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नोट्स की लैंग्वेज हार्ड हो रही है? क्या आप लोग को लग रहा है कि ये जो नोट्स है, इनकी जो थ्योरी है, मतलब बेसिकली थ्योरी होती है नोट्स, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि थ्योरी हार्ड हो रही है? क्योंकि देखिए, मुझे 2 बच्चों ने, जितना मुझे याद है 2 बच्चों ने मुझे ऐसा कमेंट किया है कि आपकी जो नोट्स है वो पहले ईज़ी होती थी, अभी इस आपकी नोट्स पढ़ने से अच्छा मैं बुक से पढ़ लूँ। मतलब आपको पता है, मैंने लिटरली दोबारा से नोट्स देखी हैं सारी। मुझे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की 1-2 यूनिट में थोड़ा बहुत मुझे लगा है कि हाँ, नोट्स थोड़ी-सी टफ हो गई हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जितना देखा, मुझे ऐसा सच में नहीं फ़ील हो रहा है कि नोट्स टफ हैं। बट अगर फिर भी आप लोग को, अगर आप सभी लोग को ऐसा फ़ील हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए। तो हम ट्राई करेंगे कि और भी अगर हो सकता है, देखिए वैसे तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि नोट्स को सिंपल से सिंपल रखी जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि ये नोट्स भी, अगर आप लोग को लगता है ये भी आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, आप लोग को ये भी बहुत टिपिकल लग रही है, तो आप लोग मुझे एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि यहाँ पे हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसकी 4-5 की नोट्स ऑलरेडी अपलोड थी, एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसकी अब यूनिट 4 की वीडियो तो यहाँ पे आप लोग को मिल ही जाएगी, बट यूनिट 5 हो सकता है आप लोग को ना मिल पाए। बट प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा, क्या आप लोग को सच में लग रहा है कि नोट्स की थ्योरी बहुत हार्ड हो रही है? और अगर हाँ, तो यूनिट 5 भी हम, मतलब हो सकता है तो फिर ट्राई करेंगे कि आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाए वीडियो भी। लेकिन प्लीज़ बताइएगा जैसा भी होगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के सिलेबस को देखें, तो यूनिट 4 में आप लोग को जो है 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हमारा कंप्लेंट्स, ठीक है? तो कंप्लेंट्स में मेनली हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है? मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो अगर मान लो वो कोई दवाएँ बना रही है, तो उस दवा से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यहाँ पे कंप्लेंट करेगा। तो वहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है? उनको यहाँ पे कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे यहाँ पे उसको चेक करते हैं, कैसे यहाँ पे उसको हैंडल करते हैं, है ना? और मान लो कोई सामान अगर वापस आ गया, जैसे कोई गुड अगर वापस आ गया है, तो वहाँ पे उसको कैसे वहाँ मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग, वेस्ट डिस्पोज़ल हो गया, इन सभी को हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट्स में पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर हमारा होता है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि हमारा बैच फार्मूला रिकॉर्ड हो गया, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, एसओपी आप लोग बहुत सुनते हुए आ रहे हो, आज हम लोग इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी रिव्यू, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे इसमें सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट्स की बात करें, देखिए कंप्लेंट्स क्या है? कंप्लेंट्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे जैसे अब मान लीजिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया, ठीक है, कि अब एक बच्चे की मुझसे कंप्लेंट है कि उसको मेरी नोट्स नहीं अच्छी लग रही हैं। तो अब देखिए, जैसे उसने मुझसे कंप्लेंट करी, तो मेरा फ़र्ज़ है कि यहाँ पे मैं उसको फिर इवैल्यूएट करूँ। जैसे मैंने दोबारा से देखा, मुझे कुछ-कुछ चीज़ें लगी, लेकिन ज़्यादा भी मुझे नहीं लगा। अब देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों से भी फीडबैक चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ताकि यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं कोई कंपनी तो नहीं रन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी, कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन है जिससे अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका सबसे जो पहला कह सकते हो ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है, वो यही है कि वो अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करें। अब आप लोग मेरे कस्टमर नहीं हो, ठीक है? डेफ़िनेटली आप तो मेरे बच्चे हो, मतलब स्टूडेंट्स हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ ये है ना कि जैसे कंप्लेंट्स क्या होता है? कंप्लेंट्स यहाँ पे देखिए हर कंपनी को फेस करनी पड़ती है। जैसे कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो वहाँ पे कभी-कभी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट से जो है, जो भी लोग हैं वो ना खुश हों। जैसे मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो यहाँ पे दवाएँ बना रही है, तो कभी-कभी हो सकता है उस दवाओं से कुछ लोगों को फ़ायदा ना हो, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है वो दवाएँ की पैकेजिंग अच्छी ना हो, किसी को यहाँ पे पैकेजिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को यहाँ पे उसके, हो सकता है कोई टैबलेट है, वो टैबलेट टूटी-टूटी लोगों को मिली हो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आ सकती है। देखो, प्रॉब्लम किस चीज़ से आएगी? प्रोडक्ट से आएगी। तो प्रोडक्ट से जब प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे जो भी कस्टमर होता है वो क्या करता है? कंपनी से कंप्लेन करता है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्लेंट्स में यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कंप्लेंट्स क्या होता है? या तो जैसे कंप्लेंट यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी करी जा सकती है। जैसे मान लो अब आप लोगों को कंप्लेन करना है, तो आप लोग क्या करते हो? कमेंट में लिखते हो, है ना? उसके बाद वर्बल, तो वर्बल मान लो, जैसे अब अगर मान लो आप लोग मुझसे मिलो, या फिर
कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी के कोई ऑनर से कोई बंदा मिले जो कि यहाँ पे उसका कस्टमर भी हो, तो वहाँ पे वो उससे जाके सामने से सामने भी बोल सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे दैट रिपोर्ट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्वालिटी सेफ्टी और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे वही चीज है कि जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना रहे हो उसकी क्वालिटी सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसी है उसके रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट आ रही है, कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम को दर्शा रहा है, तो उसी को हम लोग कंप्लेंट बोलते हैं। बाकी यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई जो कस्टमर है वो आपसे डिससेटिस्फाइड है, मतलब वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो कंप्लेंट हमारी दो तीन टाइप की हो सकती है। एक हो जाता है हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंप्लेंट। देखो क्वालिटी कंप्लेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये कंप्लेंट बताती है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जैसे कि हो सकता है जो टैबलेट है, ठीक है, वो टूट गई हो, उसमें डिस्कलरेशन आ गया हो, या फिर जो मान लो सिरप है, सिरप में हो सकता है लीकेज आ गया हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो नहीं अच्छी है ना, तो हो सकता है इससे कोई नुकसान ना हो रहा हो, तो यहाँ पे हो जाता है क्वालिटी कंप्लेंट्स। और नेक्स्ट आ जाता है एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट्स। देखो एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट्स में क्या होगा, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की वजह से क्या होगा, कस्टमर को नुकसान हो रहा होगा, यानी उसको कोई ना कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई हार्मफुल रिएक्शन हो रही होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट्स के अंदर। और उसके बाद देखिए अदर कंप्लेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मान लो जो प्रोडक्ट है ना, हो सकता है उसमें मतलब वो इतना एफिकेशियस ना हो, उसमें लेबलिंग कुछ गड़बड़ हो गई हो, मतलब हो सकता है उसमें कुछ चीजें मिसप्रिंट हो गई हो, या फिर उसमें जो कंटेनर है हो सकता है उसका कंटेनर लीकी हो, उसका कंटेनर ना अच्छा हो। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे अदर कंप्लेंट्स के अंदर आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे सोर्स ऑफ कंप्लेंट्स की बात करें, देखो सोर्स मतलब यहाँ पे कंप्लेंट कौन कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी कंप्लेंट्स हैं वो कर कौन सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, जैसे कस्टमर भी कर सकता है, जो भी हमारा मतलब कस्टमर मतलब यहाँ पे कौन होता है, जनरली पेशेंट ही तो होते हैं, तो पेशेंट हो गया, कंज्यूमर हो गया, जो भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे दवा दे रहे हैं वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे जो डॉक्टर दवा दे रहा होगा उसको भी तो पता होगा कि दवा में अगर कोई खराबी है तो वो भी कंप्लेंट कर सकता है। हॉस्पिटल या डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे दवा जा रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जैसे जो भी लोग यहाँ पे जैसे मेडिकल वाले हो गए, ठीक है, जो भी हमारे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, जो भी होलसेल मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वही लोग तो दवा लेते हैं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। और रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर यहाँ पे इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगता है कि भाई जो भी इंडिया में मेडिसिन बिक रही हैं, इस पार्टिकुलर कंपनी की मेडिसिन से कोई नुकसान हो रहा है लोगों को, तो वहां पे हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कंप्लेन कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लेन के सोर्स हमारे ये सारे हो सकते हैं। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए कंप्लेन को हम लोग यहाँ पे तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो ABC, ABC में आप एक चीज समझो, जो सबसे ए है वो सबसे क्रिटिकल होती है, मतलब यहाँ पे जो टाइप ए वाली कंप्लेंट है इससे लोगों को बहुत सीरियस नुकसान हो रहा होता है, तभी ये कंप्लेंट आती है। टाइप बी में क्या होता है कि हमारा जो है कैसे तो कंप्लेंट होती तो है लेकिन मतलब बड़ी होती है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होती कि किसी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो। देखो टाइप ए ऐसे समझो, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे भी, बट टाइप ए ऐसे समझो जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो पेशेंट है वो एडमिट हो जाए, है ना। तो अब टाइप बी में हो सकता है पेशेंट को कोई नुकसान तो हो लेकिन वो रिवर्सिबल हो। और टाइप सी में क्या होता है, टाइप सी में हो सकता है प्रोडक्ट में नुकसान हो लेकिन पेशेंट को नुकसान ना हो, जैसे हो सकता है टैबलेट टूट गई हो, अब टैबलेट टूटने से पेशेंट को नुकसान थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी हो जाती है। जैसे टाइप ए की बात करें, टाइप ए हमारा क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल का मतलब ये कि हमारी बहुत ही सीरियस कंप्लेंट होती है जो कि पेशेंट को हार्म कर सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आ सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब यहाँ पे हो सकता है जान पे बात, जानलेवा हो सकता है, जो भी दवा है, ठीक है, वो जान पे बना है ना, वो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन कंप्लेंट्स में अगर यहाँ पे टाइप ए टाइप की कंप्लेंट्स है कोई भी, तो उसमें तुरंत यहाँ पे एक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है और पॉसिबल प्रोडक्ट रिकॉल। देखो प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है, रिकॉल मतलब यहाँ पे दोबारा से बुलाना, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कंपनी ने मान लो ABC, ठीक है, मान लो तीन प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में भेजे और पता चले कि देखो B और C तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट A है इसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को बहुत सीरियस नुकसान आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी को जो प्रोडक्ट A है वो मार्केट से बुलाना पड़ेगा अपने पास, मतलब जितने भी मार्केट में उसके प्रोडक्ट गए हैं उन सभी को यहाँ पे उसको वापस बुलाना होगा, वापस बुला के उसको चेक करना होगा कि इस प्रोडक्ट में क्या कमी रहेगी, किस वजह से यहाँ पे लोगों को नुकसान देखना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे टाइप ए के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो रॉन्ग प्रोडक्ट, जैसे अब एक चीज समझो, मान लो किसी को, ठीक है, देनी थी पैरासीटामोल, मान लो एक टैबलेट यहाँ पे कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी, अब उसके अंदर लिखा है पैरासीटामोल लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो एक डॉक्सीसाइक्लिन मान लो है, यानी होना चाहिए, यानी पेशेंट को देना था एनाल्जेसिक और पेशेंट ले क्या लेगा, ले लेगा यहाँ पे एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे देखो ये तो पूरा रॉन्ग प्रोडक्ट ही हो जाता है। तो यहाँ पे रॉन्ग लेबलिंग का मतलब ये है कि मान लो प्रोडक्ट होना चाहिए था पैरासीटामोल, ठीक है, उस पर लिखा भी है पैरासीटामोल लेकिन उसके अंदर जो दवा है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा रॉन्ग लेबलिंग हो गई। तो ये भी हमारा बहुत ही टाइप ए, और देखो ये बहुत ही क्रिटिकल
प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, हमारी जो दवा है वही बदल गई, पेशेंट को जो चाहिए था उसके अलावा कोई दूसरी दवा दे दी, हो सकता है फिर वो यहाँ पे फायदा तो बिल्कुल नहीं करेगी 100% और नुकसान ज्यादा कर देगी। और उसके बाद देखो कंटामिनेशन, यहाँ पे हो सकता है जो भी दवा है उसके अंदर हमारा इम्प्योरिटी वगैरह आ गई हो, जैसे कि हमारा ग्लास मेटल है ना, जैसे मान लो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आप लोग को पता है कितनी हार्मफुल होती है। अब पता चले जो भी दवा आपने बना के मार्केट में भेजी है, पता चले उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, जिससे लोगों को अलग नुकसान हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट की वजह से किसी को बहुत ज्यादा सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जा रही है, मतलब मान लो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो जा रही है, रैशेस पड़ जा रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो ये सारी चीजें हमारी टाइप ए के अंदर आ जाती हैं। अब टाइप बी कंप्लेंट्स की बात करें तो ये हमारी मेजर होती है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट तो होती है, लेकिन यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। मतलब यहाँ पे देखो, ये वो प्रॉब्लम होती है जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट तो होता है, मतलब पेशेंट को ये जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मान लो पेशेंट ने यूज किया, जो भी दवा है मान लो पेशेंट ने यूज करी, तो पेशेंट को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। जैसे कि दे कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके एग्जांपल देखो, ब्रोकन टैबलेट्स, जैसे मान लो जो टैबलेट टूट गई है, तो टैबलेट अगर टूट जाती है तो उसको एक बार में अच्छे से खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इम्प्रॉपर सीलिंग, अब जैसे मान लो कोई सिरप है, ठीक है, अब उसकी सीलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, वो सिरप अगर लीक कर रहा है तो वहां पे भी हमारा जैसे सिरप का नुकसान हो सकता है। उसके बाद वेरिएशन इन कलर और अपीयरेंस, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो टैबलेट है, अब उसको होना चाहिए था येलो कलर का, लेकिन वो सफेद कलर की है, या फिर होना चाहिए था येलो, वो हो गई ऑरेंज या फिर पीली हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे टाइप बी के अंदर आ जाती हैं। और इनमें देखिए, इनमें हमारा चाहिए होता है CAPA, CAPA का फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। देखो करेक्टिव मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, मान लो जो टैबलेट है, ठीक है, अगर वो टूट गई है तो भाई उसको आप उसमें जो है बाइंडिंग एजेंट ज्यादा डालो ताकि वो टूटे ना। और प्रिवेंटिव मतलब यहाँ पे फिर आप लोग को ध्यान रखना है कि आगे से, जैसे सबसे पहले तो करेक्टिव मतलब जो टैबलेट टूटी है सबसे पहले उसको सही करो, और आगे से ध्यान रखो कि दोबारा कोई टैबलेट ना टूटने पाए। तो ये हमारे इसके अंदर एक्शन आ जाते हैं। अब उसके बाद टाइप सी की बात करें तो देखो, टाइप सी बिल्कुल ही माइनर होती है ना, मतलब इससे पेशेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो स्लाइट पैकेजिंग डिफेक्ट। जैसे देखो, स्लाइट पैकेजिंग डिफेक्ट का क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे किसी कंपनी ने पैकेजिंग करी, ठीक है, और उस पे मान लो लेबलिंग वगैरह करी, जैसे माइनर प्रिंटिंग इशू। प्रिंटिंग इशू का मतलब क्या है, मान लो उस कंपनी का, मान लो नीचे जो है कंपनी का क्या होता है, कंपनी का लोकेशन वगैरह भी लिखी रहती है, कंपनी का नेम लिखा रहता है। अब मान लो वो कंपनी दिल्ली की है, ठीक है, अब वहां पे दिल्ली लिखना था, लेकिन वहां पे DEL हुआ, HI कट गया। तो देखो वहां पे ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब उस HI के कट जाने से, ठीक है, मतलब सिर्फ दिल्ली के मेंशन ना होने से प्रोडक्ट में कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्लाइट पैकेजिंग डिफेक्ट, जैसे मान लो कोई डिब्बा है, ठीक है, अब वो डिब्बा मान लो दब गया बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा सिरप की प्लास्टिक की बोतल होती है, कभी कभी दब जाती है, तो उस दबने से देखो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी पे तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जैसे कोई दबा हुआ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, लेकिन उससे प्रोडक्ट को नुकसान नहीं होगा। जैसे लोग अगर खाएंगे तो लोगों को उस प्रोडक्ट को खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारी टाइप सी के अंदर आ जाती है। तो आई होप कि आप लोग को इस चीज का एक बेसिक आइडिया लग पाया होगा कि हमारी कंप्लेंट्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने हैंडलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में। यानी कि देखो, अगर अगर मान लो किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करी है, तो फिर उस कंप्लेंट को कैसे हैंडल करना है, और कैसे उस कंप्लेंट पे हमें एक्शन लेना है, कैसे उस कंप्लेंट पे हमें ऐसी चीजें करनी है ताकि वो कंप्लेंट दोबारा हमें ना देखने को मिले, है ना, वो कंप्लेंट कैसे हमें सही करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे हैंडलिंग एंड इवेल्युएशन में देखेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हैंडलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में, तो इसमें देखिए हमारे कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, एक एक करके देखते हैं तब आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले आता है रिसीविंग। देखो सिंपल सी बात है, भाई कोई भी कंप्लेंट करेगा तो सबसे पहले आप लोग को रिसीव करना है। लेकिन रिसीविंग से मतलब क्या है, देखो रिसीव करने का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उससे जो भी कस्टमर है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो कस्टमर शिकायत कहाँ करेंगे, तो कोई ना कोई यहाँ पे हमारा टोल फ्री नंबर या फिर कोई हेल्पलाइन या फिर कोई चैट सपोर्ट होनी ही चाहिए। जैसे मान लो आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो वहां पे ऑर्डर करते टाइम क्या होता है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उनका एक चैट सपोर्ट होता है ना, उनका एक टोल फ्री नंबर होता है, सपोर्ट नंबर होता है ना, हेल्पलाइन नंबर होता है। तो वहां पे आप लोग कॉल करके बताते हो तो आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब अगर कोई टोल फ्री नंबर हो ही ना, कोई हेल्पलाइन नंबर हो ही ना, तो वहां पे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कम से कम कंपनी के पास कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि वो यहाँ पे कंप्लेन को रिसीव कर सके कस्टमर से, हॉस्पिटल से, या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और यहाँ पे देखिए, जो भी कंप्लेन यहाँ पे रिसीव हुई उसको प्रॉपरली यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है इन अ प्रोडक्ट कंप्लेन डेटा शीट। देखो यहाँ पे एक कंपनी के पास क्या होता है, एक कंपनी के पास प्रॉपर एक कह सकते हो रजिस्टर होता है जो कि कंप्लेन हमारा कंप्लेन डेटा शीट होता है। और इस कंप्लेन डेटा शीट में क्या होता है, इस कंप्लेन डेटा शीट में हमारी जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पे आती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी देखिए, ईच कंप्लेंट इज गिवन अ यूनिक कंप्लेंट नंबर। और यहाँ पे देखिए हर एक कंप्लेंट को, जैसे देखो कंप्लेंट तो आती ही रहती है, जैसे ऐसा तो है नहीं, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो
कुछ ना कुछ थोड़ा सा लोगों को शिकायत होती रहती है, तो हर महीने जो भी कंप्लेंट आती रहती है उनका एक प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है हमारी, और उनको यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारी प्रोडक्ट कंप्लेंट डेटा शीट है, यानी कि जो भी हमारा कंप्लेंट का एक रजिस्टर होता है, डेटा शीट होती है, तो इसमें यहाँ पे उस पार्टिकुलर जैसे जिस चीज के लिए कंप्लेंट आई है उसकी रिगार्डिंग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी कंप्लेंट आई है उसका हमें सीरियल नंबर देना होता है। उसके बाद देखो एग्जैक्ट नेचर, मतलब यहाँ पे कंप्लेंट है किस बारे में, जैसे क्या कंप्लेंट इस बारे में है कि किसी प्रोडक्ट से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुई है, या फिर कंप्लेंट इस बारे में कि वो प्रोडक्ट टूटा फूटा है, या फिर कंप्लेंट इस बारे में कि कोई लीकेज है ना। तो किस तरह की कंप्लेंट है, नेचर मतलब नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, तो ये हमारा मेंशन होता है। उसके बाद देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। देखो कंप्लेनेंट हमारा वो पर्सन होता है जो कि कंप्लेंट करता है, तो उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये भी मेंशन होता है। उसके बाद डेट ऑफ द कंप्लेंट, किस तारीख में रिसीव हुई है। उसके बाद देखो जो भी प्रोडक्ट है जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट आई है वो हमारा प्रोडक्ट कौन सा, उसका नेम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, ठीक है, किस बैच नंबर, किस बैच का वो प्रोडक्ट है। उसके बाद क्वांटिटी, अब आपको पता है जैसे एक कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी है किसी एक ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, या फिर हो सकता है जो एक ही प्रोडक्ट है उसकी भी एक से ज्यादा क्वांटिटी हो। जैसे मान लो कोई टैबलेट है, ठीक है, तो उस टैबलेट के हमारे बहुत सारे मान लो बॉक्सेस जा रहे हैं ना बाहर, मान लो जो कंपनी है वो एक बार में क्या होता है बहुत सारे टैबलेट बनाती है, ठीक है, तो मान लो ये हमारे टैबलेट के मान लो 4 पत्ते हैं, ठीक है, तो ये 4 पत्ते मान लो बाहर गए, तो क्या इन चारों के चारों पत्तों की रिगार्डिंग कंप्लीट आ रही है, या फिर किसी एक ही पत्ता है, या फिर कोई एक पार्टिकुलर हमारा जो है प्रोडक्ट है जिसके रिगार्डिंग हमारी कंप्लेंट आ रही है। तो ये भी हमारा क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है कि हमारा कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे कंप्लेंट आ रही है। उसके बाद देखिए साइज ऑफ द सैंपल ऑब्टेन्ड बाय क्यूसी डिपार्टमेंट। अब जैसे देखो जब भी कोई कंप्लेंट आती है, जैसे मान लो ये टैबलेट है, ठीक है, अब इस टैबलेट के रिगार्डिंग मान लो कंप्लेंट आई है कि इस टैबलेट से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मतलब ये टैबलेट देखो, ये मतलब टैबलेट मतलब ये हो गया, तो ये जो टैबलेट है, ठीक है, तो इस टैबलेट का सबसे पहले क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट इस टैबलेट की कुछ क्वांटिटी को जो है चेक करता है, मतलब इसकी एनालिसिस करने के लिए इसका साइज लेता है। तो मतलब यहाँ पे साइज का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक पत्ता टैबलेट आई है, जैसे देखो एक पत्ता नहीं होता है, बट सिंपल से एग्जांपल के लिए समझो, मान लो 10 टैबलेट का पत्ता है, ठीक है, मान लो 10 टैबलेट आई हैं, तो क्यूसी सैंपल क्या करेगा, इन 10 में से किन्हीं 4-5 को जो है चेक करेगा अच्छे से। तो कितना साइज ऑफ सैंपल जो है क्यूसी डिपार्टमेंट ने लिया है चेक करने के लिए, वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कंप्लेंट को, जैसे क्यूसी डिपार्टमेंट यानी जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी एक कोई पार्टिकुलर बंदा होगा जो कि यहाँ पे चेक करेगा प्रोडक्ट को कि भाई जो भी कंप्लेंट आई है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उससे लोगों को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है ना, उससे लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे कंपनी है उसके अंदर जो क्यूसी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो चेक कर रहा होगा, तो जो भी चेक करेगा कि भाई क्या असल में प्रोडक्ट में कोई खराबी हो, कोई बीमारी है, तो फिर यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली मेंशन होती हैं। और उसके बाद देखिए एक्शन टेकन बाय द कंपनी, जैसे मान लो जो भी कंप्लेंट यहाँ पे रिसीव हुई है तो उसको सही करने के लिए कंपनी ने क्या किया। जैसे मान लो टैबलेट, मान लो कोई पार्टिकुलर टैबलेट है जो कि बहुत ज्यादा टूटी टूटी बार बार ऐसा मिल रहा है कि बार बार जो टैबलेट है वो टूटी टूटी जा रही है, तो कंपनी ने क्या एक्शन लिया, क्या कंपनी ने उसमें बाइंडिंग एजेंट को बढ़ाया, क्या यहाँ पे दोबारा जो प्रोडक्ट जा रहा है अब वो सही है कि नहीं है ना। और कॉपी ऑफ रिप्लाई, अब देखिए जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो वहां पे फिर उस कंप्लेंट का रिस्पॉन्स भी तो करना होता है, तो वो रिस्पॉन्स भी यहाँ पे जो किया है उसकी एक रिप्लाई कॉपी यहाँ पे जो है बेसिकली इस कंप्लेंट प्रोडक्ट डाटा शीट में मेंशन होती है। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, ठीक है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट किस बेसिस, मतलब किस वजह से आई है, मतलब कंप्लेंट का रूट क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 स्टेप में होता है, एक होता है डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड, एक होता है लैबोरेटरी एनालिसिस। देखो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड में क्या होता है, देखो थोड़ा सा ध्यान से मतलब, देखो यहाँ पे जब भी कोई इंडस्ट्री से मान लो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो देखो जब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जैसे मान लो एक टैबलेट है, मान लो एक बार में जैसे एक बैच में मान लो हमारी 1 लाख टैबलेट बन रही है, तो वो जो 1 लाख टैबलेट हमारी बनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड, ठीक है, जैसे एक बैच पैकेजिंग भी होता है। देखो सबसे पहले बैच फॉर्मूला की बात करते हैं। बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या होता है, ये हमारा, या फिर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड भी इसको बोल सकते हो। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में क्या होता है कि एक बैच में जितने भी टैबलेट यहाँ पे बनी है, फिर जितने भी प्रोडक्ट हमारे बने हैं, तो उनमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज हुआ, उनमें कौन कौन सी प्रोसेस यूज हुई, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुए, कौन कौन से लोग थे जो कि वहां पे इस पार्टिकुलर बैच में प्रेजेंट थे जिन्होंने यहाँ पे टैबलेट को बनाया है ना, क्या टेम्परेचर था, क्या कंडीशन थी, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, ये सारी चीजें हमारी किस में मेंशन होती है, बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड में। अब देखो ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती है, ये इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि मान लो कल को यहाँ पे कोई कंप्लेंट आए, ठीक है, तो सबसे पहले इस बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड को ही चेक किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि क्या क्या बनाते समय ही कहीं यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें बनाते बनाते जो भी चीजें होती है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लो
जो भी लोग यहाँ पे इस टैबलेट को बनाने में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे इसमें मेंशन होता है। और उसके बाद देखिए इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज किए उनका उनका भी नेम यहाँ पे मेंशन होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है कि भाई कहीं कोई गलत चीज तो नहीं हो गई है, कहीं बनाते समय कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। तो वो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती तो वो इसमें देखने पे हमें पता चल जाती है। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग यहाँ पे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं जिसको हमने यहाँ पे उस बैच को बनाते समय बनाया था, प्रिपेयर किया था। जैसे मान लो जो भी बैच में दवा बन रही है तो उसका यहाँ पे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते समय क्या क्या चीजें करी गई, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करे गए, कौन कौन सी प्रोसेस करी गई, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में हो जाती है। उसके बाद देखो बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड। बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड में क्या होता है, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड में मतलब पैकेजिंग किस तरह से, जैसे मान लो अब ये पार्टिकुलर टैबलेट मान लो किसी बैच में बनी है, अब इसको पैकेजिंग करते समय कौन सा मटेरियल यूज किया गया, ठीक है, कौन से हमारा कह सकते हो कंटेनर यूज किया गया, ये सारी चीजें हमारी बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड में होती है। उसके बाद देखो क्वालिटी कंट्रोल डेटा। अब आपको पता है जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब बन जाता है इंडस्ट्री में तो उसकी क्या होता है, एट लास्ट में उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे टैबलेट के केस में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब हमने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, है ना, तो वो सारी चीजें हमारी क्वालिटी कंट्रोल डेटा शीट में मेंशन होती हैं। तो इन सभी को सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कहीं यहीं पे तो कोई गड़बड़ नहीं थी, और अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हमें नहीं दिखती है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फेज में जाते हैं जो कि हमारा होता है लैबोरेटरी एनालिसिस फेज। अब देखो लैबोरेटरी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंप्लेंट सैंपल है, जैसे मान लो ये हमारी टैबलेट है, ठीक है, मान लो कोई, मतलब यहाँ पे देखो ये मैंने पत्ता बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये मत सोच रहे क्या ही बना रहा हूँ, जैसे ये टैबलेट मान लो, ठीक है। अब ये टैबलेट अगर आई है तो इस टैबलेट का हम लोग क्या करते हैं, इस टैबलेट का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। मतलब इसका जो भी मतलब जो टैबलेट हमारा कंप्लेंट में वापस आया है, जो भी कंप्लेंट सैंपल है उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली लैबोरेटरी में चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या जो एक्चुअल में डिफेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे मान लो टैबलेट डिस्कलरेशन अगर हुआ है तो क्या टैबलेट डिस्कलरेशन में कोई एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट सैंपल को क्या करते हैं, हम लोग कंप्लेंट सैंपल को रिटेन सैंपल से कंपेयर भी करते हैं। अभी रिटेन सैंपल क्या होता है, देखो जब भी यहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट हमारा बनता है तो देखो एक तो हमारा बैच होता है, मतलब देखो ज्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो तो यहाँ पे मार्केट में भेज दिए जाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिए जाते हैं, हॉस्पिटल डेटा में हॉस्पिटल में चला जाता है ना। लेकिन देखो उसका एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे सेव करके रख लिया जाता है। क्यों, देखो इसीलिए ताकि कल को अगर कोई कंप्लेंट आए तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेव सैंपल है, जो भी सैंपल यहाँ पे रिटेन करके रखा गया, रिटेन मतलब बचा के रखना, तो जो भी सैंपल बचा के रखा गया सबसे पहले उसी को चेक किया जाता है कि भाई जो बचा हुआ सैंपल है, ठीक है, सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई खराबी है कि नहीं है। अगर उसमें कोई खराबी नहीं होती है और सिर्फ सैंपल यानी जो मार्केट से जो प्रोडक्ट आया है सिर्फ उसी में खराबी होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ कोई एक दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि खराब हो गए, लेकिन ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिटेन सैंपल को चेक करते हैं, फिर यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल आया है कंप्लेंट वाला उसको चेक करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों में खराबी दिखती है तो फिर पूरे के पूरे बैच को क्या होता है, पूरे के पूरे बैच को जो है वापस मार्केट से बुला लिया जाता है जहां जहां भी भेजा गया था। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया कंफर्म, एक हो गया नॉन कंफर्म। देखो जब आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, लैबोरेटरी एनालिसिस कर रहे हो, इसके बाद देखो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप लोग को दिखेगा कि हाँ एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी है, तो यहाँ पे देखिए अगर एक्चुअल में खराबी है तो यहाँ पे कंफर्म कंप्लेंट यानी कंप्लेंट जिस बारे में है वो सही है। और अगर हमारी खराबी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते थे नॉन कंफर्म कंप्लेंट, यानी कोई भी डिफेक्ट नहीं फाउंड हुआ है, कंप्लेंट हमारी इनवैलिड है। तो ये हमारा हो जाता है इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने स्पेशल केस, अब देखो स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केस में स्पेशल केस का मतलब है देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग यहाँ पे कंपनी के खिलाफ साजिश भी रच रहे होते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग यहाँ पे कंपनी को डुबाना भी चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो वो लोग यहाँ पे पता चले कि मान लो ये कंपनी का मान लो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इसी का बिल्कुल मिलता जुलता, ठीक है, मतलब इसी का मिलता जुलता प्रोडक्ट उन्होंने लिया ए डैश, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या किया, इसको यहाँ पे ए से रिप्लेस कर दिया। और इसके बाद देखो इसको कंपनी का बता के और यहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई देखो ये कंपनी बहुत खराब है, इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही खराब होते हैं। जैसे मान लो कोई सिरप है, ठीक है, मान लो ये हमारी सिरप है, ठीक है, अब इस सिरप में मान लो कंपनी का सिरप उन्होंने फेंक दिया और अपनी तरफ से कोई खराब सिरप डाल दिया, उसके बाद बोला कि देखो ये कंपनी का सिरप खराब है। तो देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो देखो सबसे पहले कंपनी जो भी
प्रोडक्ट खराब होता है उसको मंगवाती तो है ही है। तो मंगवाने के बाद यहाँ पे कंपनी देखो, अगर कंपनी को लग रहा है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब कंपनी को लग रहा है कि इसमें सील में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, मतलब इसको खोला गया है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट को अगर कंपनी को लग रहा है कि वो सस्पिशियस है, ठीक है, या फिर पैकेजिंग लेबलिंग और बैच डिटेल में हमारी जो है कुछ ना कुछ कमी दिख रही है या फिर वो सही नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यहाँ पे कंपनी सबसे पहले इसको वेरीफाई करती है। और अगर कंपनी को लगता है कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे फिर कंपनी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन भेजती है कि देखो ये झूठा झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके कंप्लेनेंट के खिलाफ, यानी जिसने कंप्लेन किया उसके खिलाफ। क्योंकि देखो कंप्लेंट आप करोगे तो कंप्लेंट सही होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेक और टेम्पर्ड प्रोडक्ट, यानी कि देखो टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ज्यादातर आप लोग जब प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सील लगी होती है, ठीक है, उस सील को आप लोग को ब्रेक करना होता है तभी वो प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है। तो यही चीज देखती है कंपनी की, वो जो टेम्पर्ड है, ठीक है, वो टेम्पर्ड है कि नहीं, कहीं वो यहाँ पे टेम्पर को निकाल तो नहीं दिया है ना, सील ब्रेक तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा था करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। देखो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव का मतलब है कि अगर यहाँ पे कंपनी को दिख रहा है कि उसका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें सच में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो कंपनी यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिखो। करेक्टिव का मतलब है कि मान लो टैबलेट अगर ब्रेक हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, सबसे पहले कंप्रेशन मतलब जो टैबलेट को दबाने वाला फोर्स होता है उसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाओ, या फिर उसमें बाइंडिंग एजेंट थोड़ा सा बढ़ाओ ताकि वो यहाँ पे ना टूटे। और दूसरा प्रिवेंटिव का मतलब यहाँ पे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो, है ना, यानी इंप्रूविंग प्रोसेस कंट्रोल और ट्रेनिंग स्टाफ, यानी कि स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि देखो भाई हमें यहाँ पे जो टैबलेट हमें बनानी है वो थोड़ा ढंग से बनानी है क्योंकि टैबलेट टूट जा रही है। तो यहाँ पे सीएपी इंश्योर करता है कि जो हमारा इंप्रूवमेंट है वो कंटिन्यूअस चलता रहे और हमारे क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन रहे। और फीडबैक टू कस्टमर, देखिए जब भी कंप्लेंट यहाँ पे आती है तो कस्टमर को एक फीडबैक देना होता है कि यहाँ पे आपने जो भी कंप्लेंट भेजी है, ठीक है, उसका हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, उसका ये रिजल्ट आया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक्शन ले लिया है। और यहाँ पे देखिए जो भी कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, और ये हमारा कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कस्टमर शिकायत कर रहा है और आप उसकी शिकायत को सीरियस लेके रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, सही कर रहे हो, तो वहां पे फिर कस्टमर का ट्रस्ट यहाँ पे बना रहता है। फिर मंथली रिपोर्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मंथली रिपोर्ट का मतलब है कि देखिए मंथली आपको पता है बहुत सारी कंप्लेंट आती रहती है, ठीक है, तो जो भी कंप्लेंट यहाँ पे मंथली आ रही है, ठीक है, उनको यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड करके रिव्यू रेगुलरली यहाँ पे रिव्यू किया जाता है। और मंथली रिपोर्ट में क्या होता है, मंथली रिपोर्ट में सबसे पहले चेक करते हैं कि कितनी नंबर, जैसे हर महीने में कितनी कंप्लेंट आई, ठीक है, टाइप ऑफ कंप्लेंट क्या थी, जैसे क्या एडवर्स रिएक्शन की कंप्लेंट है, जैसे हमने स्टार्टिंग में टाइप ऑफ कंप्लेंट देखा, या फिर कह सकते हो टाइप ए की कंप्लेंट है, टाइप बी की कितनी है, टाइप सी की कितनी है। उसके बाद बैच वाइज डिटेल्स, यानी कि देखो किस बैच में ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, जैसे मान लो बैच नंबर 237 में अगर बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैच 237 में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। उसके बाद देखो ट्रेंड एनालिसिस। देखो ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है कि देखा जाता है क्या एक ही पार्टिकुलर टाइप की कंप्लेंट बार बार आ रही है, जैसे मान लो कोई पार्टिकुलर टैबलेट है, क्या उस पार्टिकुलर टैबलेट के डिस्कलरेशन की कंप्लेंट यहाँ पे बार बार अलग अलग जगह से आ रही है, तो वहां पे अगर ट्रेंड एनालिसिस है तो वहां पे उसको चेक करके क्या होता है, उसको चेक करके तुरंत यहाँ पे प्रोडक्ट को मार्केट से मंगाया जाता है कि भाई देखो यहाँ पे इस वाले बैच में कुछ ना कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए इस वाले बैच के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उन सभी के रिलेटेड यहाँ पे कंप्लेंट आ रही है। और यहाँ पे देखिए अगर वही चीज है कि अगर कोई भी ट्रेंड आ रहा है, कोई भी ट्रेंड यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, ट्रेंड मतलब ये कि एक ही तरह की कंप्लेंट बार बार रिसीव हो रही है, तो वहां पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, प्रोसेस को इंप्रूव किया जाता है, और यहाँ पे हमारा अर्ली डिटेक्शन ऑफ इशू और लॉन्ग टर्म क्वालिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे इंश्योर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखो अगर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्लेंट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है देखो प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट का मतलब है, मान लो आप लोग यहाँ पे टैबलेट ले लो, तो टैबलेट अगर मान लो टूटी फूटी है या फिर उसका कलर थोड़ा सा बीच बीच में नहीं अच्छा है, तो ये हो गया कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो नहीं अच्छी है, ठीक है, तो ऐसी कंप्लेंट को आप लोग को 10 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करना होता है। अब अगर मान लो कोई एडवर्स रिएक्शन किसी चीज से हो रही है, जैसे मान लो कोई टैबलेट किसी ने खाया, ठीक है, और उसकी वजह से उसको थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो गया, उसको कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया, है ना, उसको थोड़ा सा नोजिया वगैरह हो गया, वोमिटिंग बार बार हो रही है, तो ऐसी कंप्लेंट को यहाँ पे 5 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करना होता है। और अगर कोई मेडिकल, देखो मेडिकल कंप्लेंट का मतलब है कि हुई तो यहाँ पे भी एडवर्स रिएक्शन है, लेकिन ये इतनी सीरियस हो गई है कि पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो गया है, मतलब यहाँ पे मान लो किसी को सीवियर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो जा रही है, तो ऐसी कंप्लेंट को 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करना होता है कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे इतनी बड़ी रिएक्शन हो गई। तो ये हमारा टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट के रिगार्डिंग। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी हमारी कंप्लेंट है उनको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा ही रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज एंड रिव्यू ऑफ ऑल कंप्लेंट, यानी जो भी कंप्लेंट आ रही है उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना है, उनको प्रॉपर रिव्यू करना है ना। ऑल कंप्लेंट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन अ कंप्लेंट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हर कंप्लेंट को हमें यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है। और यहाँ पे देखिए जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो हमें यहाँ पे सीएपी एक्शन यहाँ पे प्रॉपर फॉलो करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब यहाँ पे देखिए जब हमें पता चल गया कि हाँ प्रोडक्ट में सच में खराबी है तो हमें तुरंत एक्शन भी लेना है। उसके बाद देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए और इजिली रिट्रीवेबल। देखो रिट्रीवेबल का मतलब है
कि देखो कल के दिन में मान लो आपको उस रिकॉर्ड की जरूरत है तो आपको वो मिल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड आपने ऐसी फाइल में डाल दिया है, या फिर मान लो फिजिकल रिकॉर्ड है, ठीक है, मान लो कोई कॉपी पेन में आपने रिकॉर्ड, तो वो कॉपी पेन आपने ऐसी जगह रख दिया कि वो ढूंढने पे मिल ही नहीं रहा है बाद में। उसके बाद कंप्लेंट रिकॉर्ड मस्ट बी रिव्यूड पीरियोडिकली, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे हमें चेक करते रहना चाहिए। जैसे मान लो कहीं एक ही तरह की कंप्लेंट यहाँ पे बार बार तो नहीं आ रही है, हर 2-3 महीने पे एक ही तरह की कंप्लेंट तो नहीं आ रही है, ताकि वो ट्रेंड पता चल सके। और जो भी रिकॉर्ड है उनको यहाँ पे प्रॉपर जो है रिटेन करके रखना चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। यानी कि जैसे देखो मान लो 2024 में मान लो आप लोग को एक कंप्लेंट मिली, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है। जैसे मान लो सीडीएसयू है, वो डिसाइड करती है कि भाई देखो 2024 की जो कंप्लेंट आई है इसका रिकॉर्ड आप लोग को लगभग कब तक मेंटेन करके रखना है। ये टाइम पीरियड हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो तब तक आप लोग को मेंटेन करके रखना है। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लेंट के रिगार्डिंग हो जाती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस टॉपिक को समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड के बारे में। अब देखिए हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड की अगर हम लोग यहाँ पे बात, देखो गुड मतलब होता है सामान हो गया, ठीक है। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा सामान वगैरह होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में फिजिकल सामान होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड। जैसे जो भी ऐसा सामान जो कि आप लोग यहाँ पे यूज कर सको, जैसे मान लो कॉपी पेन हो गया, ये सारी चीजें क्या है गुड्स के अंदर आती है। जैसे दवाएं हो गई, ये सारी गुड होती है। तो अब हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड का क्या मतलब है, जैसे देखो मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कोई दवा बनाई, ठीक है, इसने यहाँ पे मार्केट में दवा को भेजा, लेकिन यहाँ पे मार्केट से हुआ क्या कि मार्केट से यहाँ पे जो दवा है ये कंपनी को वापस भेज दी गई। तो यहाँ पे इसी चीज को हम बोलते हैं रिटर्न गुड। रिटर्न मतलब यहाँ पे जो जो सामान यहाँ पे कंपनी ने बना के मार्केट में भेजा है, अगर मार्केट वाले उसको यहाँ पे वापस कंपनी को भेज दें तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न गुड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों होगा कि जो भी इंडस्ट्री है वो कोई सामान बनाए और जो मार्केट में मान लो जो भी मेडिकल शॉप वाले हैं या फिर जो हॉस्पिटल वगैरह हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सारे सामान को वापस कर दें, ऐसा क्यों होगा। देखो ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है जो भी सामान है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डैमेज हो गया हो। जैसे देखो आप लोग मान लो कोई सामान लेते हो तो आप लोग यहाँ पे अगर सामान नहीं अच्छा आता है तो क्या होता है, उसको वापस कर देते हो। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से आपने कपड़ा मंगाया, अब अगर वो कपड़ा आप लोग को नहीं समझ में आता है, या फिर मान लो कोई सामान आपने मंगाया अगर वो सामान टूटा फूटा आता है, तो आप लोग क्या होता है उसको रिटर्न मार देते हो। तो उसी तरीके से जो भी दवा आप लोग मंगा रहे हो, जो भी कंपनी वगैरह मंगाती है, इंडस्ट्री वगैरह, मतलब इंडस्ट्री तो बनाती है, जो भी यहाँ पे मान लो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, जब वो दवा मंगाते हैं तो अगर वो दवा ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज हो गई हो तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग यहाँ पे उसको रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मान लो कि जैसे मान लो ये हमारा मान लो होलसेलर है, ठीक है, इसने यहाँ पे कंपनी से, ठीक है, कंपनी से मान लो दवा मंगाई। अब इसने मान लो जो दवा मंगाई, मान लो आज की डेट में इसने दवा मंगाई और इसने क्या देखा कि भाई इस दवा की एक्सपायरी क्या है, इसकी दवा की एक्सपायरी ही है जून 2026 में, मतलब 1 महीने बाद ये दवा एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई दवा होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे या तो अच्छा एक केस और भी हो सकता है कि वो दवा पता चले इसने जो देखा वो ऑलरेडी मार्च में एक्सपायर हो चुकी है। तो या तो जो दवा है वो या तो एक्सपायर हो चुकी है, तो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली हो, तो उस केस में भी सामान को वापस कर दिया जाता है। उसके बाद देखो प्रोडक्ट डिफेक्ट, तो वहां पे वही चीज है कि मान लो जो टैबलेट मंगाया है, मान लो टैबलेट टूटी फूटी हो, है ना, और उसके बाद यहाँ पे इनकरेक्ट सप्लाई, तो मान लो कंपनी ने मान लो पैरासीटामोल मंगाया, है ना, और जो यहाँ पे इंडस्ट्री है उसने क्या हुआ, उसने एस्पिरिन भेज दी, या फिर उसने पता चले उसने यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक भेज दी। तो उस केस में भी अगर यहाँ पे सामान ही सही से नहीं भेजा है, कोई इनकरेक्ट सप्लाई कर दी है, तो वहां पे भी हमारा सामान वापस होगा। भाई देखो आपको सिंपल सी बात है, मान लो आप लोग को एक शर्ट चाहिए, ठीक है, मान लो आप लोग यहाँ पे व्हाइट कलर के शर्ट मंगाते हो और आप लोग को शर्ट भेज दी उन्होंने ब्लू कलर की, तो आप लोग क्या करोगे, वापस कर दोगे अगर आप लोग को नहीं पसंद आएगी। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग जो चाहते हो आप लोग को नहीं मिलेगा तो वापस करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेज स्टॉक, अब मान लो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सामान भेजती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी वो सामान मार्केट में इतना ज्यादा होता है कि वो सामान यहाँ पे बिकता ही नहीं, तो वो भी वापस आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रिटर्न गुड के रीजन में आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखिए रिटर्न गुड्स आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट आर सेंड बैक फ्रॉम द मार्केट टू द कंपनी ड्यू टू रीजन लाइक डैमेज, एक्सपायरी, डिफेक्ट और एक्सेज स्टॉक। तो यही सारे रीजन हमारे हो सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हैंडलिंग गुड है, ठीक है, उनको कह सकते हो हैंडल करने के लिए, मतलब कह सकते हो जो भी रिटर्न गुड है उसको हैंडल करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मतलब कैसे उसको हैंडल करना है। हैंडल मतलब यहाँ पे अगर कोई सामान वापस आया तो अब उसका करना क्या है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे रिसीप्ट लेनी है, ठीक है, जो भी रिटर्न गुड है सबसे पहले उनको रिसीव करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल है, ठीक है, उसको यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट से वापस आया है उसका नेम क्या है, बैच नंबर क्या है और रीजन क्या है, भाई क्यों वापस आया है, ये सबसे पहले नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन, अब उसके बाद देखो प्रोडक्ट को यहाँ पे चेक करना है कि जैसे मान लो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो रिटर्न हुआ है तो सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लो आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपने अच्छी खासी क्वालिटी में भेजा है मार्केट में, और अगर वो वापस हो रहा है, ठीक है, तो वापस होते समय वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम क्वालिटी में वापस मिलना चाहिए। ये जैसे मान लो
टैबलेट, मान लो आप लोगों ने सिरप भेजा है, ठीक है, बिल्कुल मस्त सिरप भेजा है, ठीक है, तो वो सिरप आप लोग को फिर उसी क्वालिटी में वापस मिलना चाहिए। मतलब ये ना हो कि फिर वो सिरप यहाँ पे लीक क्वालिटी में आप लोग को मिले। जैसे आपने अगर सही भेजा है, ठीक है, तो भले मार्केट वाला आपको वापस कर दे प्रोडक्ट, लेकिन फिर वो वापस आपकी कंडीशन पे करना चाहिए। आपने जिस कंडीशन में भेजा उसी कंडीशन में आप लोग को प्रोडक्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसमें वही सारी चीज चेक होती है कि जो भी आप लोग को प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, ठीक है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है ना। सबसे पहले उसको डैमेज लीकेज के लिए चेक करते हैं। सील इंटीग्रिटी, कहीं उसकी सील खोली तो नहीं गई। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसको वापस करना है तो भाई उसको यूज नहीं करना है सब। मतलब देखो, एक जो यूज हो चुका है वो नहीं वापस करना है, जो नहीं यूज हुआ है वही वापस करना है ना। बिना यूज करे तो पता कैसे चलेगा। लेकिन मान लो आपने 1000 टैबलेट भेजी, ठीक है, किसी मार्केट में। अब 1000 में से भाई उसको पता करने के लिए, ये पता करने के लिए कि वो टैबलेट में कोई खराबी है कि नहीं खराबी है, क्या उसको हजारों के हजार टैबलेट यूज करनी पड़ेगी? नहीं, सिंपल सी बात है। उसको किसी, मान लो जो भी मार्केट वाले हैं, ठीक है, मान लो पेशेंट ही है, मान लो, ठीक है, तो पेशेंट एक ही टैबलेट खाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुछ खराबी है, तो बाकी की वो वापस करे। लेकिन वो जो खा चुका है फिर वो नहीं वापस करनी उसको, वो कैसे ही वापस करेगा? तो मान लो भाई सिरप है, जैसे एक सिरप जो खोल के मान लो उसने एक ढक्कन पी लिया है, तो वो खुला हुआ सिरप वो नहीं वापस करेगा, बल्कि जो सिरप यहाँ पे बाकी बचे हुए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे वापस करना है। तो यहाँ पे वही चीज है कि सील इंटीग्रिटी चेक करना है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग है ना, तो यहाँ पे ये भी चेक करना है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो आप यहाँ पे कपड़ा मंगाते हो, ठीक है, तो कपड़े को वापस करने का जो है क्या नाम, कंडीशन क्या होती है कि भाई उसकी सील आपको नहीं तोड़नी है ना। उसमें जो टैग लगे हैं वो आप लोग को नहीं हटाने। अगर टैग आपने हटा दिया है ना, कपड़ा पहन के नहीं वापस करना है आप लोग को, जैसे कुछ कुछ लोग तो कर भी देते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे कंडीशंस होती हैं वापस करने की, और यहाँ पे इसको वेरीफाई करा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो जेन्यून है और नॉट टेम्पर्ड। देखो वही चीज है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मान लो नाइक का, ठीक है, नाइक के रियल शूज ऑर्डर करके, ठीक है, नाइकी बोल दो, नाइकी के रियल शूज ऑर्डर करके, और क्या होता है उसमें फेक वाला, ठीक है, डाल के और उसको वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज चेक करी जाती है कि भाई जो प्रोडक्ट आपके पास वापस आया है वो वही है कि जो आपने भेजा था, कि कोई दूसरा तो नहीं वापस आ गया। तो ये सारी चीज यहाँ पे चेक करनी होती है। उसके बाद देखो इवेल्युएशन की बात करें तो इवेल्युएशन मतलब यहाँ पे फिर आप लोग को जो है देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वापस आया है क्या वो सेफ है दोबारा यूज करने के लिए, नहीं सेफ है। जैसे कहीं वो एक्सपायरी की वजह से तो नहीं वापस आया। देखो अगर वो एक्सपायरी की वजह से वापस आया तब तो सिंपल सी बात है वो नहीं सेफ है यूज करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे कहीं उसको रीप्रोसेस करने की जरूरत तो नहीं है। मतलब रीप्रोसेस मतलब यहाँ पे अगर मान लो उसमें छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, जैसे मान लो कोई टैबलेट है, अब वो बहुत सारी टैबलेट अगर वापस आ गई हैं इस वजह से कि वो टैबलेट टूट रही है, तो वहां पे वो सारी टैबलेट को रीप्रोसेस भी किया जा सकता है। मतलब उनको दोबारा से थोड़ा सा सील वगैरह करके उसमें बाइंडिंग एजेंट मिला के उसको दोबारा से सही किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए शुड बी रिजेक्टेड, यहाँ पे ये भी चेक करना होता है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वापस आया है क्या हमें उसको, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया और उसको वापस किया, ठीक है, और पता चले आपने कोई जरूरी चीज उसमें अपने पास रख ली उसमें से। जैसे मान लो टैग आपने जो है छुपा के मान लो रख लिया अपने पास, या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि वापस करना था लेकिन आपने नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे फिर वो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोग को रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर फाइनल डिसीजन, देखो फाइनल डिसीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जब कंपनी इवेलुएट कर लेती है, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे देखिए अगर वो मान लो ठीक ठाक कंडीशन में, तो उसको क्या होता है, उसको रीस्टॉक कर लिया जाता है। जैसे मान लो आपने कोई जूता ऑर्डर किया, ठीक है, मान लो कोई शू आपने ऑर्डर किया फिर उसको रिटर्न कर दिया, तो जो कंपनी के बाद जो शू रिटर्न हुआ है तो उसको चेक करेगा कि भाई शू में कोई खराबी वराबी तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं खराबी हो तो शू को क्या होगा, वापस रीस्टॉक कर लिया जाएगा। वहां पे कोई दिक्कत थोड़ी है, तो कोई ना कोई और खरीद लेगा। रीप्रोसेस मतलब यहाँ पे देखो मान लो आपने जूता शू मान लो ऑर्डर किया, ठीक है, तो आप लोग को शू डिब्बे में मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा कभी आपने जूता वापस किया हो तो डिब्बा वो लोग नहीं मांगते हैं। तो डिब्बा क्या होता है, डिब्बा कंपनी क्या करती है, डिब्बा कंपनी दोबारा से उसको डिब्बे में पैक करती है, मतलब रीप्रोसेस करती है और डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो कि एक्सपायरी हो चुका है। अब इसको जूते वाले एग्जांपल से तो नहीं समझ सकते हो, लेकिन आप ऐसे समझो कि मान लो कोई दवा है, ठीक है, अब वो कंपनी मार्केट से इसलिए वापस आई है कि वो एक्सपायर हो चुकी है, तो भाई उसका क्या करना है, उसको तो डिस्ट्रॉय करना है ना, उसको हमें यहाँ पे फेंक देना है या फिर डिस्ट्रॉय कर देना है। और डॉक्यूमेंटेशन में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं हर एक चीज का, है ना। रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड ऑडिट। ऑडिट मतलब यहाँ पे वही जांच परख करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हो जाता है हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ड्रग रिकॉल के बारे में। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड। देखो रिटर्न गुड का क्या मतलब होता है, रिटर्न गुड का मतलब हमारा वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि मार्केट से वापस हुए मार्केट के थ्रू। मतलब जब आपने मार्केट में भेजा, मान लो आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर खुद वहां पे उस प्रोडक्ट को वापस कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न गुड। लेकिन मान लो कभी क्या हो कि कभी आपने मान लो मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट भेजा और आपको खुद ही ऐसा लगे कि भाई वो जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में भेजा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे नुकसान कर सकता है किसी को। तो अगर आप खुद ही अपना प्रोडक्ट मार्केट से वापस मंगा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग रिकॉल। देखो अब यहाँ पे
कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रग के केस में ड्रग रिकॉल हो गया। तो ड्रग रिकॉल का क्या मतलब क्या है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुद से अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट से मंगाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग रिकॉल। अब यहाँ पे भी देखो रीजन वही सारे होते हैं कि हो सकता है कि कंपनी को खुद को, अब यहाँ पे कंपनी को खुद पता चल जाता है कि भाई देखो उसका जो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में है वो यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्रग रिकॉल इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और विड्रॉइंग अ डिफेक्टिव और पोटेंशियली हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट बाय द मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटरी अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे देखो जो ड्रग रिकॉलिंग होती है तो अभी हम लोग देखेंगे दो तरह की होती है। तो एक में क्या होता है, एक में कंपनी खुद ही समझ जाती है कि भाई उसका प्रोडक्ट नहीं सही है तो वो खुद ही मंगा लेती है, और कभी कभी क्या होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिखता है कि भाई देखो ये जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का ये सही नहीं है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कंपनी को भेजती है ऑर्डर कि भाई देखो अपना प्रोडक्ट मंगाओ मार्केट से, उसको मार्केट में नहीं रखना है। इट डज नॉट इंक्लूड द रिमूवल नॉर्मल रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट दैट हैव पास देयर एक्सपायरी डेट। देखो एक सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग ड्रग रिकॉल में उन प्रोडक्ट को नहीं रखते हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद वापस में या फिर एक्सपायरी की वजह से वापस में, है ना। इसमें हम लोग नॉर्मल रिकॉल, नॉर्मल रिमूवल मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बाकी सब में सही था लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ पे लोगों को नुकसान कर रहा हो, उसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रही हो, तो उस केस में जब हम लोग प्रोडक्ट को वापस मंगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रग रिकॉल। अब टाइप्स ऑफ रिकॉल की बात करें तो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है स्टैट्यूटरी। तो देखो वॉलंटरी, जैसे वॉलंटरी मतलब खुद से करना, यानी जब कंपनी खुद से यहाँ पे मार्केट से प्रोडक्ट को मंगाती है, जब कंपनी को खुद को पता चल जाता है कि मार्केट में जो भी उसका प्रोडक्ट है उसमें कोई सेफ्टी या डिफेक्ट इशू है तो यहाँ पे वो खुद से मंगा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी। और अगर स्टैट्यूटरी, देखो जब यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को ऐसा कुछ दिखता है तो वहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे ऑर्डर देती है कंपनी को कि भाई अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट से मंगाओ, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिकॉल। और ये बहुत कंपलसरी होता है, मतलब अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया है तो भाई आप लोग को तुरंत के तुरंत अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट से मंगाना ही पड़ेगा। डन व्हेन द प्रोडक्ट वायलेट सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो हम लोगों ने एक टर्म पढ़ता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का क्या मतलब होता है कि जब भी हमारी जो दवा है वो मार्केट में पास भी हो जाती है, मार्केट में चली भी जाती है, तो जाने के बाद भी अगर उससे कोई नुकसान होता है तो क्या होता है, उसको मार्केट से हटा दिया जाता है। तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे जो है स्टैट्यूटरी रिकॉल में आ जाती है। मतलब वहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे मार्केट से जो है मंगा लेती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे रीजन फॉर ड्रग रिकॉल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ड्रग रिकॉल किस किस वजह से हो सकता है, मतलब कंपनी क्यों अपनी दवा को वापस मंगाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर कंपनी को यहाँ पे लग रहा है कि भाई जो भी दवा मार्केट में गई है, ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटी डिफेक्ट है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो पता तो ऐसे ही चलता है कि मान लो कोई कंप्लेन आई, अब कंप्लेन आने के बाद कंपनी ने क्या हुआ, कंपनी ने जो रिटेन सैंपल रखा हुआ था कंपनी के पास उसको चेक किया और कंपनी को पता चला हाँ भाई देखो ये जो बैच नंबर के प्रोडक्ट है या फिर ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है चाहे किसी भी बैच का हो, ये पूरा का पूरा ही खराब है क्योंकि इसमें हमने एक गड़बड़ी कर दी है। तो वहां पे कंपनी क्या होगा, उसको मंगाएगी। अगर उस प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिकॉल हो सकता है, मतलब यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे कंपनी को बोल सकती है कि अपना प्रोडक्ट मंगाओ। उसके बाद लेबलिंग या पैकेजिंग। अब यहाँ पे कंपनी मान लो कोई कोई अपना जो दवा है वो बना के बेच देती है और उसके बाद कंपनी को दिखता है कि भाई देखो इस दवा में कुछ गड़बड़ी हो गई हमसे, है ना, हमसे कुछ लेबलिंग एरर हो गई है, हमने यहाँ पे हमने कुछ और दवा का नाम डालना था, हमने गलती से कुछ और डाल दिया है, तो वहां पे उस केस में मंगा सकती है। और रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, देखो रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे मान लो आप लोग को दवा बनाते समय जिन जिन रेगुलेशंस का फॉलो करना है अगर आपने उसको नहीं किया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे ड्रग रिकॉल, मतलब कंपनी को ड्रग रिकॉल करना पड़ सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्लासेज ऑफ ड्रग रिकॉल, देखो क्लासेज मतलब यहाँ पे कि जो भी दवा मंगा रहे हो, ठीक है, तो वो दवा, मतलब जो भी दवा वापस आ रही है, ठीक है, तो उसकी वापस आने का रिस्क, मतलब कह सकते हो वो उसकी वापस आने की वजह क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे क्लास में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो क्लास 1 वाले दवाएं होती है इनको मार्केट से इसलिए मंगाया जाता है क्योंकि ये हमारा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। देखो इसको बिल्कुल टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वाली हमारी यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में हमने कंप्लेन देखी थी, कंप्लेन में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी देखा था, तो बिल्कुल समझ लो टाइप ए कंप्लेन की वजह से जो दवा मंगाई जाती है वो हमारी क्लास 1 में आती है, यानी कि बहुत ही सीरियस रिस्क वाली होती है। टाइप बी, देखो टाइप बी में क्या था, मॉडरेट, तो मॉडरेट रिस्क की वजह से जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं टाइप बी या फिर क्लास 2। और देखो माइनर मतलब यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, बस यहाँ पे ये होता है कि मान लो जो टैबलेट का डिब्बा है वो थोड़ा सा मुड़ गया है, ठीक है, वो ढंग से नहीं है, उसमें कुछ हल्का सा मान लो जैसे प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो सारी चीजें हमारी क्लास 3 के अंदर आ जाती हैं। अब स्टेप्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें क्या डिफेक्ट है, ठीक है, तो या फिर कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डिफेक्टिव है, सबसे पहले उसको पता लगाना है। फिर यहाँ पे डिसीजन बनाना है कि हाँ भाई देखो हमें इसे मार्केट से अब बुलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को यहाँ पे नोटिफाई करना है कि यहाँ पे देखो जो भी प्रोडक्ट है इसको आप लोग को और नहीं सेल करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम ये दवा जो है वापस मंगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट से प्रोडक्ट को विड्रॉ मतलब वही कि उसको हटा देना मार्केट से, उसको मंगा लेना वापस, और यहाँ पे जो भी आप लोग का ड्रग रिकॉल हुआ है, ठीक है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना और प्रॉपर यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट तैयार करना। तो ये सारी चीजें हमारी ड्रग रिकॉल में आ जाती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने वेस्ट डिस्पोजल के बारे में।
देखो अब देखो वेस्ट डिस्पोजल का क्या मतलब है। वेस्ट मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज जो कि यहाँ पे दवा बनाते समय यहाँ पे खराब निकली है, या फिर कह सकते हो बहुत सारा वेस्ट। अब देखो वेस्ट डिस्पोजल का क्या मतलब है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी यहाँ पे दवा की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मान लो इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या होता है, बहुत सारा कूड़ा वगैरह बहुत सारा वेस्ट वगैरह निकलता ही है। तो वो जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे करना है, मतलब उस वेस्ट का करना क्या है, वो सारी चीजें हमारी वेस्ट डिस्पोजल में आ जाती है। जैसे देखो मान लो जो भी यहाँ पे पर्सनल वगैरह होते हैं जो कि यहाँ पे दवा बना रहे हो, तो आप लोग को पता है उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को प्रॉपर यहाँ पे ग्लव्स और मास्क और बहुत सारी चीजें पहननी पड़ती हैं। तो वो क्या होता है, वो एक ही दिन के लिए होता है ना, एक दिन पहनने के बाद या फिर एक बार पहनने के बाद उसको डिस्पोज करना होता है। तो वो सारी चीजें हमारी वेस्ट डिस्पोजल में आ जाती हैं। वेस्ट डिस्पोजल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करना, ट्रीट करना और सेफली डिस्पोज करना। देखो सेफली डिस्पोज करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई केमिकल है, ठीक है, जो कि वेस्ट है, और उसको पता चले आपने खुले में ऐसे जाके बाहर कहीं फेंक दिया है। तो देखो उस अगर आपने खुले में उस केमिकल को डिस्पोज किया, ठीक है, तो फिर उस केमिकल से हो सकता है कि कुछ हमारी गैसेज वगैरह निकल के, है ना, वो फिर वो इंडस्ट्री में हो सकता है वापस ही आ जाए, है ना, तो हो सकता है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू वापस आप लोग की इंडस्ट्री में आ सकती है। तो मतलब देखो हमें हर अलग अलग तरह के वेस्ट को अलग अलग तरीके से डिस्पोज करना होता है ना, हर वेस्ट को हम लोग एक सेम तरीके से डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें। अब देखो टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो वेस्ट कितने तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है सॉलिड वेस्ट, जैसे कि मान लो पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जैसे मान लो आप हम लोग डिब्बा वगैरह जिसमें मान लो सिरप का डिब्बा होता है, ठीक है, तो मान लो कुछ डिब्बे ऐसे थे जो कि डिफेक्टिव थे, तो वो हमारा वेस्ट ही तो हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, सॉलिड वेस्ट होगा। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, प्लास्टिक कंटेनर वगैरह हो गया, कंटेनर के कुछ टुकड़े हो गए। या फिर लिक्विड वेस्ट, जैसे कि मान लो कोई केमिकल सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे दवा बनाते हैं, हमने किसी सॉल्वेंट का यूज किया और उसके बाद वो सॉल्वेंट थोड़ा बहुत वेस्ट निकल गया, तो उसको फेंकना पड़ेगा, तो वो भी हमारा हो जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेस्ट, तो बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब जो भी कल्चर मीडिया, मान लो हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं इंडस्ट्री में कोई दवा बनाने के लिए, है ना, इतना आप लोग समझ ही रहे हो, बैक्टीरिया से भी हमारी बहुत सारी दवा बनती है। तो वो बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडियम होगा उसको हमें बाद बाद में फेंकना होता है एक टाइम के बाद, तो वो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया। और हजार्डस मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉक्सिक फ्लेमेबल या फिर रिएक्टिव सब, मतलब ऐसी कोई चीज जो कि यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर सकती है। फ्लैमेबल मतलब हो सकता है कि उससे आग वगैरह लगने का खतरा हो। तो ये सारी चीजें हमारी मतलब कैसे, तो इस तरीके से वेस्ट हमारे चार पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप्स इन वेस्ट डिस्पोजल की बात करें, देखो सबसे पहले हमारा था सेपरेशन। देखो जो भी वेस्ट है उसको सबसे पहले हमें इस टाइप की बेसिस पे सेपरेट करना। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि हमें हर एक वेस्ट जो है जनरली अलग अलग थोड़ी मिल जाएगा। देखो ये सारी चीजें क्या होता है, कभी कभी एक साथ में मिक्स होती हैं, तो हमें इनको अलग अलग करना होता है। सॉलिड को अलग करो, लिक्विड को अलग करो, बायोलॉजिकल वेस्ट को अलग करो, हजार्ड वेस्ट को अलग करो। उसके बाद देखो डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर आर यूज। अब यहाँ पे देखो जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम लोग यहाँ पे अलग कलर का कंटेनर यूज करेंगे, जैसे मान लो रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, मान लो रेड वाला हमारा सॉलिड के लिए हो गया, ब्लू वाला हमारा लिक्विड के लिए हो गया, ग्रीन वाला मान लो हमारा हजार्डस वेस्ट के लिए हो गया। तो अलग अलग टाइप के कंटेनर हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेस्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट की हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग को प्रिवेंट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो यहाँ पे हजार्डस मतलब ऐसा वेस्ट जो कि यहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है, खतरनाक हो सकते हैं, तो उसको हमें अलग रखना है। और जो इतने नॉर्मल है, मतलब वो जितने ज्यादा खतरनाक नहीं है, उनको हमें थोड़ा अलग रखना है। अब देखो वेस्ट को हम लोग यहाँ पे लेबल कंटेनर्स में कलेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से कलेक्ट करना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजाइनेटेड एरिया, जो कि यहाँ पे कह सकते हो ऐसा एरिया जो कि पार्टिकुलरली सिर्फ वेस्ट कलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया हो, वहां पे हम लोग वेस्ट को कलेक्ट करके रखते हैं। और यहाँ पे ये हमारा अवॉइड करता है जो भी लीकेज है या फिर कंटामिनेशन है, मतलब यहाँ पे ये हमारा अवॉइड करता है कि जो भी वेस्ट है उसकी वजह से हमारे अच्छे प्रोडक्ट में कंटामिनेशन ना आए। और उसके बाद देखो डिस्पोजल मतलब ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जहां पे हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं। और वेस्ट इसको जैसे डिस्पोज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, इंसिनरेशन। देखो इंसिनरेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो भी वेस्ट है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। लैंडफिल मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, वेस्ट को यहाँ पे जमीन में या तो अंदर कह सकते हो जमीन में खोद के डाल दिया, या फिर कह सकते हो जमीन में ऐसे डाल दिया, फेंक दिया, है ना। केमिकल मतलब हम लोग यहाँ पे मान लो कोई केमिकल वेस्ट है, तो अगर वो न्यूट्रलाइज हो सकता है तो हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया उसको अलग अलग केमिकल से रिएक्ट करा के। और ऑटोक्लेविंग मतलब हमने यहाँ पे देखो जो भी वेस्ट है हमने हमने क्या किया, हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर दिया, हमने उसको स्टरलाइज कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जब हम लोग वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाता है। और अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब यहाँ पे यही जो हम लोग यहाँ पे मान लो कोई हम लोग दवा बना रहे हैं, ठीक है, तो उस दवा का बैच का पूरा रिकॉर्ड,
जैसे मान लो उस दवा को बनाने के लिए हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड, वैलिडेशन प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हमारी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है ये हमारे रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं जो कि यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो हम लोग यहाँ पे कोई दवा बना रहे हैं, ठीक है, मान लो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई दवा बनी, तो इसका क्या होता है, इसका प्रॉपर यहाँ पे एक बैच बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड बनता है जिसमें प्रॉपर यहाँ पे सेव होता है कि यहाँ पे इस दवा को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करे गए, कौन कौन सी चीजें हमने यूज करी, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए, कौन कौन सी प्रोसेस यूज करी। तो एक कह सकते हो एविडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब एक सबूत प्रोवाइड करता है कि हाँ देखो ये जो दवा है ये इन सारी चीजों का यूज करके बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेसेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और कंप्लायंस विद जीएमपी, मतलब ये बताता है कि जब भी देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में हम लोग सारी चीजें लिखते हैं, तो उसमें उसमें जब सारी चीजें लिख रहे होते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि भाई जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो जीएमपी को ध्यान में रखते हुए हुई है कि नहीं हुई। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने कॉमन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, सारे हमारे कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे हमें ये सारे डॉक्यूमेंट क्यों बनाने हैं। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हैं हर एक चीज का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग वही चीजें रखें जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसमें हम लोग यहाँ पे सारी चीजें ध्यान से करें। और दूसरी चीज की देखो डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं। देखो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें बताता है कि हमें चीजें करनी कैसे हैं, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम लोग यहाँ पे जब चीजें कर रहे होते हैं तो करते करते हम लोग बना रहे होते हैं। जैसे देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे लिखा होता है कि हमें किसी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, हमें उस मशीन को कैसे चलाना है, मतलब इसमें पहले से ही सारी चीजें लिखी होती है ना। ये हमारे पास एक प्री प्लान या फिर कह सकते हो प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। और एक होता है बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड। देखो ये क्या होता है, ये हर बैच को बनाते समय बनाया जाता है, मतलब जब आप लोग कोई बैच बना रहे हो तो उसमें आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए उसका जब आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हो वो होता है बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड। तो देखो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप लोग को बताता है कि क्या क्या चीजें कैसे करनी है, तो जब आप लोग उसको फॉलो करते हो तो उसमें देखो उसमें सारी चीजें अच्छे से ऑलरेडी लिखी होती है। जब आप लोग उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हो तो आप लोग की क्वालिटी सेफ्टी यहाँ पे मेंटेन रहती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे जैसे मान लो आपने एसओपी को फॉलो करते हुए सारी चीजें करी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारी चीजें करी, तो यहाँ पे ये भी प्रूफ मिल जाता है कि यहाँ पे जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपने उन्हीं को फॉलो करते हुए सारी चीजें करी है। उसके बाद देखिए ये हमारा इंश्योर करता है ट्रेसिबिलिटी। जैसे कल के दिन में मार्केट में आप लोग का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो खराब हुआ, देखिए वही चीज कंप्लेंट अगर आई तो कंप्लेंट आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है जिसके लिए कंप्लेंट आई है क्या ये असल में खराब है। उसका आप लोग जब डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हो तो उसमें हम लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट ही तो चेक करते हैं। हमने अभी देखा कि भाई कहीं डॉक्यूमेंट बनाते समय हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी। उसके बाद एरर्स एंड मिक्सअप, तो हम लोग वही चीज है कि हम लोग जब एसओपी को फॉलो करते हुए, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए सारी चीजें करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मिक्सअप वगैरह से बच जाते हैं। देखो वो थोड़ा सा भी आप लोग जब इन सारी चीजों को पढ़ोगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा, ये ऑब्जेक्टिव तब आप लोग को ज्यादा क्लियर होंगे। और इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, मतलब देखो ऑडिट का मतलब होता है जांच, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग का कॉलेज है, ठीक है, तो कॉलेज को अप्रूवल के लिए क्या होता है, पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है। तो वो जो इंस्पेक्शन हो रहा है ना, इंस्पेक्शन को हम लोग ऑडिट बोल सकते हैं। ऑडिट मतलब यहाँ पे जांच परख करना कि सारी चीजें सही तरीके से हैं कि नहीं है। तो सही तरीके से है कि नहीं है, फिर सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है। तो सही तरीके से कब होंगी, जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो अपना एसओपी को फॉलो करते हुए, मास्टर फॉर्मूला को रिकॉर्ड करते हुए सारी चीजें करेंगे तो हमारा अच्छे से चीजें होंगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के बारे में। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, देखो जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड है ये क्या होता है। देखो दो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, बहुत इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको बहुत ध्यान समझना। एक होता है हमारे पास बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड या फिर कह सकते हो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और एक होता है हमारे यहाँ पे मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो बहुत ध्यान समझना। देखो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही किसी पार्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करने हैं, कौन कौन से तरीके यूज करने हैं, कौन कौन से प्रोसेस यूज करनी है, ठीक है, उसकी मिक्सिंग कैसे करनी है, उसकी ड्राइंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें एमएफआर में किसी पार्टिकुलर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले से लिखी होती हैं। देखो इस बात को ध्यान समझना। एमएफआर क्या होता है, एमएफआर में पहले से ही लिखा होता है कि भाई हमें कोई प्रोसेस करनी कैसे है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे उस प्रोसेस को प्रैक्टिकली कर रहे होते हो, ठीक है, तो करने के दौरान आप लोग जो जो चीजें करते हो उसको आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड में। देखो बहुत ध्यान समझना, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या है। जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे पैरासीटामोल बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो पैरासीटामोल बनाने के लिए आप लोग को कौन सा रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, उसमें आप लोगों को मिक्सिंग कैसे करनी है, मिक्सिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी ड्राइंग कैसे करनी है, उसकी उसमें बाइंडर्स कौन कौन से यूज करने हैं, उसमें आप लोग को एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज करने हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसका
मतलब बेसिकली कह सकते हो ये सारी चीजें कि उसको बनाते समय आप लोगों को कौन कौन सी चीजें लेनी है, कैसे करनी है, ये चीजें ऑलरेडी किसमें लिखी होती है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड में लिखी होती हैं। लेकिन अब जब आप यहाँ पे पार्टिकुलर मान लो 201 बैच नंबर में मान लो आप लोग मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को जो है यूज करते हुए, मान लो इसको फॉलो करते हुए, मान लो जब असल में आप अपनी पैरासीटामोल बनाओगे असल में, तो असल में बनाते समय आपने इनको फॉलो करते हुए जो जो चीजें करी होंगी, ठीक है, अब उसका आप लोग एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाओगे और उसको हम लोग बोलते हैं बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड। देखो बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया कैसे जाता है, बनाया यहाँ पे मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड से जाता है। मतलब मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड का यूज करके जब हम लोग यहाँ पे अपनी दवा बनाते हैं तो बनाते समय असल में जो जो चीजें होती है उनको हम लोग यहाँ पे बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। अब देखो ज्यादातर आप देखोगे तो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड और बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड के कंटेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसी को यूज करते हुए हम लोग इसको बनाते हैं। लेकिन वही चीज है कि जब आप लोग असल में कोई चीज कर रहे होते तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो ही जाते हैं। तो वो चेंजेस यहाँ पे मतलब देखो बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशन को दिखाता है, और जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या है, ये थ्योरेटिकल कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, ये चीज आप लोग समझ जाना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड हमारा एक ऑथराइज्ड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफ अ स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जैसे पैरासीटामोल का अलग मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उसी तरीके से किसी और दवा का अलग होगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। मतलब देखो हर कंपनी का जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है वो उसकी उसी कंपनी के जो यहाँ पे उसी कंपनी का जो R&D डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे प्रिपेयर करता है, और ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह जो है सर्व करता है फॉर प्रिपेयरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग। वही चीज है कि हम लोग जब यहाँ पे बैच, देखो बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड या फिर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड हम लोग उसको ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ऑफिशियली इसको हम लोग यहाँ पे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए रेफरेंस हम लोग किसका लेते हैं, इसी मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड का लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, बैच बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड तो आप लोग बैच को बनाते समय बनाओगे ना, लेकिन बनाते समय आप लोग कैसे, ये कैसे पता रहेगा आप लोग को कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में लेना है, कौन सी प्रोसेस यूज करनी है, वो आप लोग पता तो इसी मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड से लगाओगे ना, समझ गए। और पर्पज ऑफ MFR की बात करते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन में यूनिफॉर्म। देखो सिंपल सी बात है, जब आप लोग हर बार दवा को मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड यूज करते हुए बनाओगे तो हर दवा एक जैसी बनी होगी, क्योंकि देखो इसमें तो एक दवा के लिए एक ही चीज लिखी होती है ना। मतलब मान लो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड करके हमें पैरासीटामोल बनानी है, तो इसमें जो बाइंडिंग एजेंट लिखे होंगे आप लोग उन्हीं को तो यूज करोगे, चाहे आप लोग कितनी बार बनाओ, तो हर बार एक ही जैसा प्रोडक्ट आप लोग को मिलेगा, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी आप लोग को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एरर्स और डेविएशन मिनिमाइज होंगे। देखो इसमें सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी होती हैं। जब आप लोग यहाँ पे MFR को फॉलो करते हुए अपनी दवा बनाते हो तो आप लोग की दवा बहुत अच्छी बनती है, एरर नहीं होते, कम से कम होते हैं। स्टैंडर्ड गाइडलाइन, देखो इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि यहाँ पे दवा बनाते समय हमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैसे करनी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, है ना, हमें मिक्सिंग कैसे करनी है, हमें ड्राइंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। और यहाँ पे GMP रिक्वायरमेंट भी हमारा कंप्लाई होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चीजें उसी तरीके से लिखी होती है जो कि GMP को फॉलो करने पे हम लोग कह सकते हो करेंगे। कंटेंट ऑफ MFR की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड इसके अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है प्रोडक्ट डिटेल। देखो अब जिस दवा के लिए यहाँ पे हमारा MFR बनाया जा रहा है, मान लो एस्पिरिन, ठीक है, तो एस्पिरिन का जो भी नेम है, ठीक है, जो भी यहाँ पे ब्रांड का लोगो है, मान लो आप लोग की कंपनी, मान लो किसी पार्टिकुलर कंपनी ने एस्पिरिन अलग तरीके से बनाया, डिस्प्रिन, मान लो डिस्प्रिन क्या थे, डिस्प्रिन एक कंपनी ब्रांड नेम था एस्पिरिन का, ठीक है, तो डिस्प्रिन का नाम हो गया। उसके बाद एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, तो एड्रेस क्या है, इसका नाम भी मेंशन होता है। उसके बाद देखो डोजेज फॉर्म, यहाँ पे जैसे जो भी दवा है वो यहाँ पे सिरप के फॉर्म में है कि टैबलेट के फॉर्म में है, उसका ब्रांड नेम, वही ब्रांड नेम मतलब ये हो गया कि हमारा डिस्प्रिन, ठीक है। और यहाँ पे लोगो मतलब यहाँ पे कंपनी का लोगो होता है। जेनरिक नेम मतलब यहाँ पे उसका जेनरिक नेम क्या है, जैसे डिस्प्रिन है तो उसका जेनरिक नेम क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया। जैसे मान लो ब्रांड नेम डोलो है तो जेनरिक नेम क्या हो गया, पैरासीटामोल। उसके बाद प्रोडक्ट का कोड, तो यहाँ पे देखो हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, तो वो कोड भी यहाँ पे मेंशन होता है। लेबल क्लेम, देखो लेबल क्लेम का मतलब मान लो अमाउंट ऑफ API प्लस एक्सीपिएंट, यानी यहाँ पे लिखा होता है कि कितना एक्सीपिएंट है कितना API। जैसे मान लो PCM में क्या होता है, जनरली 500 mg होती है, तो वहां पे 500 mg और जितना भी एक्सीपिएंट का अमाउंट होगा वो भी यहाँ पे लिखा होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो भी दवा आप लोग बनाओगे, ठीक है, उसका कलर शेप अपीयरेंस कैसा होगा वो भी इसमें लिखा होता है। बैच साइज, देखो बैच साइज का मतलब है कि एक बैच में मान लो एक बार आप लोग यहाँ पे मान लो एस्पिरिन का या फिर पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हो, तो एक बार में कितनी टैबलेट हमें मैक्सिमम बनानी चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा होता है। जैसे एक बार में मान लो 1 लाख बना सकते हो कि 10 लाख एक बार बना सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। पैकिंग साइज और पैकेजिंग स्टाइल, ठीक है, हमें यहाँ पे कितनी पैकेजिंग स्टाइल कैसे रखनी है और एक पैकेट में कितना साइज रखना है। उसके बाद देखो शेल्फ लाइफ, तो कितनी शेल्फ लाइफ होगी, स्टोरेज कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है, समझ गए।
तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट डिटेल। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो भी एमएफआर, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एमएफआर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एमएफआर मतलब जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो उसका नंबर क्या है, वो किस डेट को बना हुआ है। और यहाँ पे देखो सुपर सीडेड, सुपर सीडेड का मतलब है, देखो होता क्या है कि जैसे एमएफआर भी टाइम टू टाइम जो है क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे बैच नंबर मान लो पहला है, ठीक है, मान लो कोई दवा है वो पहली बार इंडस्ट्री में बनने जा रही है, ठीक है, तो पहले बैच से लेके और 100वें बैच तक मान लो यहाँ पे कोई एमएफआर यूज हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड एमएफआर। और मान लो 101 बैच से लेके और ठीक है और आज तक जितना बैच चल रहा है उसमें अगर कोई दूसरा एमएफआर मतलब इसमें कुछ अपडेट किया गया, इसमें कुछ नई चीजें ऐड करी गई, तो उसको हम लोग न्यू एमएफआर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड मतलब क्या हो गया, ओल्ड मतलब हमारा कह सकते हो सुपर सीडेड एमएफआर हमारा वो एमएफआर होता है जो कि प्रीवियस होता है। मतलब इसमें जैसे देखो टाइम टू टाइम आप लोग को पता है जैसे फार्माकोपिया के आज के दिन में कितने वर्जन आ चुके हैं, ठीक है, तो हर बार कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होती है, तो जो नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं वो हमारा न्यू हो जाता है, और जो पिछला वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सीडेड। और इफेक्टिव बैच नंबर, देखो इफेक्टिव बैच नंबर का मतलब है कि मान लो आपने जो नया एमएफआर बनाया है वो किस बैच नंबर से आपने फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे मान लो वही चीज है कि 1 से 100 तक मान लो हमने ओल्ड वाला फॉलो किया, 101 से हमने नया वाला फॉलो किया, तो इफेक्टिव बैच नंबर कितना हो जाएगा, 101। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस हेड से हमारा अप्रूवल इसको मिलना चाहिए, ठीक है, वो भी सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। और यहाँ पे हमारा कंट्रोल ट्रेसिबिलिटी हमारी यहाँ पे इंश्योर होती है। उसके बाद देखो फ्लो चार्ट, देखो फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में बेसिकली लिखा होता है कि जो भी आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो होनी किस तरीके से है। जैसे सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, हम लोग एक्सिपिएंट को ऐड करते हैं, हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग करते हैं। तो चीजें कैसे होंगी मतलब एक फ्लो में दिखाता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, चौथे नंबर पे क्या होगा, फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फिर हम लोग कैसे स्टोर करेंगे। तो ये फ्लो फ्लो बनाता है लाइन से कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप में क्या क्या चीजें होंगी। तो ये एक इजी अंडरस्टैंडिंग हमारा प्रोसेस फ्लो के बारे में देता है। उसके बाद देखो इक्विपमेंट डिटेल, इक्विपमेंट डिटेल का मतलब होता है कि जो भी आप लोग यहाँ पे दवा बना रहे हो उसको बनाते समय आप लोग किस इक्विपमेंट का यूज करोगे वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन होती हैं। वो इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मेंशन होता है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब एक इक्विपमेंट में आप लोग एक बार में कितनी दवा डालोगे, कितनी दवा बना सकता है, वो भी मेंशन होता है। और यहाँ पे करेक्ट इक्विपमेंट यूज यहाँ पे इस तरीके से इंश्योर होता है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करो तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ स्पेशल, मान लो कोई दवा आप लोग बना रहे हो और उसमें मान लो कोई ऐसा केमिकल यूज होना है जो कि थोड़ा सा उसको सेफ तरीके से हैंडल करना होता है, तो कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें भी यहाँ पे लिखी होती है। कैलकुलेशन मतलब देखो कैलकुलेशन का मतलब है कि हम लोग मान लो कि हमें यहाँ पे मान लो ऐसा है कि मान लो हमें देखो वैसे बनाते तो हम लोग 1 लाख टैबलेट है लगभग एक बार में कम से कम, है ना, लेकिन मान लो हमें 100 टैबलेट बनानी है। अब 100 टैबलेट बनाने के लिए मान लो हमें जो है कम से कम 200 ग्राम, ठीक है, कम से कम 200 ग्राम हमें मान लो एपीआई चाहिए हो, ठीक है, मतलब सॉरी एपीआई नहीं, कम से कम मान लो रॉ मटेरियल चाहिए हो। रॉ मटेरियल मतलब वही रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो 200 ग्राम रॉ मटेरियल मान लो हमें चाहिए होगा 100 टैबलेट को बनाने की, ठीक है। तो इसकी जो वेइंग वगैरह होती है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मान लो 200 ग्राम हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए, और हमने यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको वेट किया और हमें पता चला कि चलो 200 ग्राम है। लेकिन कभी कभी क्या हो, कभी कभी हो सकता है कि ये जो आप लोग रॉ मटेरियल ले रहे हो सकता है इसमें वाटर का कंटेंट भी मौजूद हो सकता है इसमें मॉइस्चर हो। और मॉइस्चर होने पे क्या होगा, जैसे मान लो 200 ग्राम में अगर मान लो 10 ग्राम मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे आप लोग इसको ड्राई करोगे, जब आप लोग इसको सुखाओगे, तो ये बचेगा कितना, बचेगा तो 190 ग्राम ही ना, क्योंकि आपने 200 ग्राम जो लिया था उसमें 10 ग्राम तो वाटर था, 10 ग्राम तो मॉइस्चर था इसमें। तो यहाँ पे देखो इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ता है कि यहाँ पे देखो जो लॉस ऑन ड्राइंग, देखो एलओडी का मतलब होता है लॉस ऑन ड्राइंग, तो हमें ये भी देखना होता है कि जो भी आप लोग रॉ मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट कितना है या फिर ड्राई होने पे वो कितना लॉस होगा। तो अगर हमें पता है कि भाई देखो 10 ग्राम तो इसमें लॉस हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो पहले से ही हम लोग 210 ग्राम ले लेंगे। जैसे अगर हमें पता है कि पक्का पक्का है कि हमें 200 ग्राम चाहिए ही चाहिए और 10 ग्राम इसमें वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग पहले से ही 210 ग्राम लेंगे ताकि 10 ग्राम जाए तब भी हमारा 200 बच जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे सारी चीजें असल में लिखी होती हैं कि हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग कैसे करेंगे, ग्रेनुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ड्राइंग कंडीशन क्या क्या रखनी है, कंप्रेशन और फिलिंग हमें कैसे करनी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन हमें कैसे रखनी है। और ये हमारा एमएफआर का कोर पार्ट होता है, ठीक है, मतलब यही तो बताता है कि हमारा एमएफआर का मतलब क्या है। एमएफआर का मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे दवा कैसे बनाएंगे, तो बनाने के जो मेन स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे यहीं पे लिखे होते हैं। तो ये हमारा कोर होता है। और पैकेजिंग और पैकेजिंग प्रोसेस और यील्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा लिखा होता है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल हमें मटेरियल कौन कौन से यूज करने हैं, ठीक है, क्वांटिटी कितनी रखनी है। और यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 100 ग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 100 ग्राम रॉ मटेरियल लिया, ठीक है,
मान लो एमएफआर में लिखा है कि हमें 100 ग्राम रॉ मटेरियल लेके दवा बनानी है, तो इसमें ये भी लिखा होता है 100 ग्राम से कम से कम कितनी टैबलेट यहाँ पे बन सकती है। जैसे मान लो इसमें लिखा हो सकता है कि 100 ग्राम से कम 200 टैबलेट तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे एमएफआर में लिखी होती है। तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ अगर आप यहाँ पे 100 ग्राम रॉ मटेरियल ले रहे हो तो कम से कम 200 टैबलेट तो आप लोग की बननी चाहिए। अब वो एक्चुअल में हो सकता है 200 की जगह 190 बन जाए, हो सकता है 200 की जगह 210 बन जाए, है ना। तो अब ये देखो, अब ये एक्चुअल में कितनी बनेगी ये कहाँ मेंशन होगा, ये मेंशन होगा हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में। तो यही देखो, यही होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में क्या होता है, प्रैक्टिकल जो भी हमारा डाटा होता है वो मेंशन होता है, और एमएफआर में क्या होता है, थ्योरेटिकल डाटा मेंशन होता है। अब देखो एमएफआर को हम लोग यहाँ पे बनाते कैसे, तो देखिए एमएफआर को बनाने के लिए हम लोग क्या होता है, एमएफआर सबसे पहली बात तो हमारा जो भी इंडस्ट्री है उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम या फिर जो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, यही दोनों यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ, जो भी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके साथ मिलकर यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जब हमारा यहाँ पे R&D और F&D डिपार्टमेंट यहाँ पे इसको बना लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले इसको रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद अगर इसको लगता है सारी चीजें सही है तब यहाँ पे अप्रूव होता है। और अप्रूव होने के बाद क्या होता है, अप्रूव होने के बाद बेसिकली यहाँ पे हमारा लागू हो जाता है। अब देखो एक चीज समझना, जैसे जो R&D डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो हमारे बेसिकली क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं वही हमारे इसको बनाते हैं, जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग या फिर एनालिटिकल केमिस्ट, है ना। अब स्टेप्स की बात करें, अगर हमें एमएफआर बनाना है तो एमएफआर बनाते समय हमें कैसे मतलब बनाना है इसको, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, एक होता है पैकेजिंग पार्ट। देखो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, और पैकेजिंग पार्ट में इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें बनाने के बाद उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, ताकि वो अच्छे से उसकी शेल्फ लाइफ हम लोग यहाँ पे बढ़ा पाए, मेंटेन रख पाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें एमएफआर में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी होती है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, हमने अभी देखा। देखो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों ने जो अभी पढ़ा है ना कि एमएफआर में होता क्या क्या है, वही सारी चीजें तो आप लोग इसमें लिख के आ सकते हो। जैसे आप लोग को सबसे पहले प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई वो है क्या, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसका उसका जेनरिक नेम क्या है, ठीक है, उसका यहाँ पे डोजेज फॉर्म क्या होगी, उसका यहाँ पे डोज कितनी होगी। तो यही सारी चीजें तो हमने अभी पढ़ी, यही सारी चीजें हमें लिखनी है। देखो बनाते समय जो आप लोग लिखोगे वही तो होगा उसका कंटेंट, और क्या, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होगी, इक्विपमेंट डिटेल। देखो यही सारी चीज तो हमने अभी पढ़ी है कि इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करने हैं, इक्विपमेंट का लॉट नंबर क्या होगा, ठीक है, इक्विपमेंट कितनी कैपेसिटी का होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें फिल करनी है। फिर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, क्वालिटी चेक्स एंड यील्ड्स, पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इसमें बेसिकली लिखनी होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, देखो इसमें अगर ये डिटेल में आता है प्रिपरेशन ऑफ एमआर, तो आप लोग जो है कंटेंट ऑफ एमएफआर के बारे में ही इसमें बहुत डिटेल में लिख के आ सकते हो। अब अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि हमारा एमएफआर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एफएनडी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे देखिए जो हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस होता है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो एमएफआर है वो हर बैच में एमएफआर को फॉलो करके ही दवा बनाई जाए, ठीक है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएफआर एंड एसओपी, एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दोनों चीजों के लिए हमारा बेसिकली यही हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एसओपी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक्चुअल में यहाँ पे एमएफआर ही होगा। बाकी एसओपी भी आप लोग पढ़ोगे तो एसओपी फॉलो हो उसका भी रिस्पॉन्सिबल यही होता है, लेकिन यहाँ पे एमएफआर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो एमएफआर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एमएफआर को देख लिया, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के बारे में। अब देखिए बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने जैसा कि देखा कि मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए जब हम लोग असल में दवा बनाते हैं, तो असल में जब हम लोग यहाँ पे जो जो चीजें करते हैं, जो जो यहाँ पे स्टेप फॉलो करते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे जिस चीज में रिकॉर्ड करते हैं वो होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ये हमारा इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली हमारा जो है अप्रूव प्रोसीजर यानी कि एमएफआर के अकॉर्डिंग ही बने, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब पर्पज ऑफ बीएमआर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज यही है कि आप देखो हर जो बैच है, हर बैच बनाते समय क्या क्या चीजें यूज हुई, कैसे यूज हुई, उनकी एक ट्रेसेबिलिटी रखना। ट्रेसेबिलिटी मतलब यहाँ पे ट्रेस मतलब क्या होता है कि कह सकते हो कल के दिन में अगर कोई जरूरत हो, ठीक है, कल के दिन में अगर उस बैच की कोई प्रोडक्ट यहाँ पे खराब निकल जाए तो उसको ट्रेस करना कि भाई इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई थी, कहीं यूज करते समय तो कोई खराबी नहीं हो गई, है ना, कोई हमने इंग्रेडिएंट तो खराब नहीं डाल दिया इसमें। और ये एक ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एरर और कंप्लेंट को फैसिलिटेट करती है। देखो ये सारी चीजें आप लोग समझ ही चुके हो, ठीक है, इसमें क्या ही समझाना है। और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है, बैच फॉर्मूला बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में जो भी चीजें हमने यूज करी होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें हमें साफ साफ दिखेंगी। अब अगर हमने कोई खराब चीज यूज करी है, ठीक है, या फिर हमने गलती से कोई गलत चीज डाली है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल वही लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे उस बैच की मैन्युफैक्चरिंग करी है ना, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे।
और उसके बाद यहाँ पे जीएमपी कंप्लायंस भी इंश्योर होता है कि यहाँ पे देखिए जब आप लोग जीएम बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड में सारी चीजें लिखते हो तो उसमें पता चल जाता है कि भाई ये सारी चीजें हमारी जीएमपी के अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब इसका कंटेंट क्या होता है, देखो इसके भी कंटेंट में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो उसका नेम, उसका डोजेज फॉर्म, उसका स्ट्रेंथ, बैच नंबर, बैच साइज, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लिखते हो। ठीक है कि एक बैच में कितना साइज में मतलब एक बार में कितनी टैबलेट, उस बैच में मान लो बैच नंबर 231 है तो 231 बैच में कितनी टैबलेट बनी, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल आपने यूज किए, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कितनी थी और उसका आइडेंटिफिकेशन का कोड नंबर क्या था, वेइंग और डिस्पेंसिंग का डिटेल्स क्या थे, ठीक है, कि कैसे आपने उसको वेट किया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर लिखा होता है, ठीक है, कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पे यूज करने हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग पैरामीटर सजेस्ट टेम्परेचर, टाइम एंड स्पीड। तो ये सारी चीजें, मतलब यहाँ पे आपने क्या टेम्परेचर रखा, कितना टाइम लगाया, स्पीड क्या रखी, ठीक है, मतलब स्पीड जैसे मान लो मिक्सिंग वगैरह करो तो मिक्सिंग स्पीड क्या रखी, ठीक है, कितनी स्पीड से हमारी चीजें हुई, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे रहती हैं। इन प्रोसेस कंट्रोल, मतलब यहाँ पे देखिए इन प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपने क्या क्या चीजें करी, मतलब आपने वेट वेरिएशन कह सकते हो, आपने चेक किया कि नहीं चेक किया। वेट वेरिएशन मतलब बेसिकली मान लो आप लोग दवा बना रहे हो, ठीक है, तो मान लो आप लोग टैबलेट बना रहे हो तो हर टैबलेट का वेट जैसे एक ही जैसा होना चाहिए, है ना, उसमें वेट वेरिएशन नहीं आना चाहिए। पीएच यहाँ पे कितना है, हार्डनेस यहाँ पे ऑप्टिमम है कि नहीं है, हार्डनेस मतलब कहीं टैबलेट बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं हो जा रही कि वो बॉडी के अंदर जाके टूट ही नहीं रही है, और कहीं बहुत कम तो नहीं है कि वो बॉडी के अंदर जाने से पहले ही रास्ते में ही टूट जा रही है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। और यील्ड मतलब अब यहाँ पे देखो, यील्ड का मतलब होता है यील्ड, मतलब यहाँ पे आप लोगों को कितना प्रोडक्ट असल में मिला। तो यहाँ पे देखो थियोरेटिकल यील्ड हमने जैसा कि देखा कि मान लो जो हमारा एमएफआर होता है, एमएफआर में लिखा होता है कि आप लोग 100 ग्राम रॉ मटेरियल लोगे तो कम से कम 200 टैबलेट मिलेगी, ये हो गया थियोरेटिकल यूज। लेकिन मान लो आपने बनाया और आप लोग को असल में मिली 210, तो ये हो गया प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, एक्चुअली। और परसेंटेज तो हम लोग यहाँ पे इसी का परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए इक्विपमेंट डिटेल, मतलब हम लोग यहाँ पे इसमें डिटेल्स होती है कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमने यूज किए। और फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर होता है, मतलब देखो हर बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड में सिग्नेचर होता है जो भी ऑपरेटर होता है, मतलब जिसने भी मशीनें ऑपरेट करी हैं और जो उसने भी सुपरवाइज किया सारी चीजों को, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे इसको अप्रूव करता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीजें असल में इस तरीके से हुई हैं। तो ये हो जाता है बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। देखो एसओपी क्या होता है, एसओपी आपने बहुत सुना होगा। देखो एक चीज समझना, एसओपी एसओपी देखो एसओपी भी एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन एक चीज समझना, इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है, बहुत ध्यान समझना। जैसे एसओपी में ये नहीं लिखा होता कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के बाकी चीजें कैसे करनी है वो सारी चीजें एसओपी में लिखी होती हैं। मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप के एसओपी होते हैं। देखो इसको एसओपी समझने के लिए ना आप इसके टाइप को समझो, टाइप समझोगे तो आप लोग समझ जाओगे। देखो पहला होता है ऑपरेशनल एसओपी। ऑपरेशनल एसओपी का मतलब होता है, ये वो एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इसमें लिखा होता है कि जो भी इक्विपमेंट है वो आप लोग को कैसे चलाना है, कैसे यहाँ पे सेफली उसको यहाँ पे ऑपरेट करना है। क्लीनिंग का मतलब जो भी इक्विपमेंट है या फिर जो आप लोग का इंडस्ट्रियल एरिया है उसको क्लीन कैसे करना है। क्लीन का मतलब है कि आप लोग उसमें डिसइंफेक्टेंट कौन कौन सा यूज करोगे, है ना। देखो अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट का ही यूज करना होता है, और वो सारी चीजें किसमें लिखी होती हैं, एसओपी में, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एसओपी, मतलब यहाँ पे लिखा होता है कि जब आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो, मान लो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया तो बनाने के बाद आप लोग कौन कौन से टेस्ट करोगे वो सारी इसमें लिखी होती है। मेंटेनेंस मतलब जो भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे कह सकते हो उसकी कब हमें सर्विस करानी है, उसको कैसे मेंटेन करना है ताकि वो चलता रहे, वो इसमें लिखी होती है। और सेफ्टी एसओपी मतलब यहाँ पे जो भी हजार्ड्स ऑफ इमरजेंसीज है, ठीक है, मतलब मान लो कोई टॉक्सिक केमिकल है तो टॉक्सिक वेस्ट है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डिस्पोज करना है, वो सारी चीजें सेफ्टी एसओपी में होती है। तो आप लोग एसओपी समझ रहे हो, एसओपी में क्या होता है, एसओपी हमारा एक रिटन और अप्रूव डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई पार्टिकुलर टास्क हमें कैसे करना है ताकि वो सेफली हो, कंसिस्टेंट मतलब एक ही तरीके से हर बार हो और कंट्रोल तरीके से हो, वो हमारा एसओपी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन कहां होती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर। ये चीज आप लोग समझना। अब देखो एसओपी में क्या क्या चीज होती है। एसओपी में सबसे पहले हमारा टाइटल पेज आता है। टाइटल पेज मतलब यहाँ पे देखिए एसओपी है किस चीज के बारे में। जैसे हमने अभी टाइप ऑफ एसओपी देखा ना, तो एसओपी क्या क्लीनिंग एसओपी में है, क्या क्लीनिंग एसओपी है कि मेंटेनेंस एसओपी है कि क्वालिटी कंट्रोल एसओपी है, वो सारी चीज होती है। फिर एसओपी का नंबर क्या है, जैसे हर एसओपी का एक यूनिक नंबर होता है। फिर यहाँ पे अगर उसके रिवीजन हुआ है, जैसे अगर उसका अपडेटेड वर्जन है तो कौन सा वर्जन है वो। जैसे मान लो आप लोग को पता है जैसे इंडियन फार्माकोपिया के इस टाइम जो है शायद 11th एडिशन आ चुका है, ठीक है, तो 11th या फिर 10th एडिशन आ चुका है। तो वही चीज है कि जैसे एसओपी का वो कौन सा एडिशन है, इफेक्टिव डेट मतलब यहाँ पे किस डेट से, जैसे हमने अभी एमएफआर में देखा था कि एसओपी मतलब जैसे मान लो 0 से 100 तक मान लो ओल्ड वाला चल रहा है और 101 से न्यू, तो किस किस वाले बैच से एसओपी को फॉलो किया जा रहा है वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है, कि मान लो नया एसओपी है तो वो किस डेट से इफेक्टिव हुआ है तो वो भी मेंशन होता है। मतलब यहाँ पे बैच नंबर नहीं होता, मतलब यहाँ पे डेट होती है। जैसे मान लो
2024 तक मान लो पुराने एसओपी थी और 2025 के जुलाई में मान लो एसओपी अपडेट हुई, तो अगस्त से यूज करा जाएगा, तो अगस्त 2026 क्या होगा, अगस्त 2026 का इफेक्टिव डेट हो जाएगा। पर्पस मतलब यहाँ पे बताता है कि एसओपी हम लोगों ने क्यों प्रिपेयर करी, मतलब एसओपी क्यों जरूरी है। जैसे इसमें लिखा होता है कि ये इक्विपमेंट के लिए एसओपी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये इक्विपमेंट यहाँ पे अगर मान लो आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये खराब हो सकता है या फिर इसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा होता है कि कौन सा काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लो कोई टास्क करना है तो टास्क परफॉर्म करना ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है, जो भी ऑपरेटर होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, ठीक है। अगर मान लो किसी चीज को चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सुपरवाइजर की होगी। और यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे फाइनल जो अप्रूवल होगा वो कौन देगा, वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट देगा। तो ये सारी चीजें भी एसओपी में लिखी होती है कौन सा काम किसको करना है। मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट की बात करो तो यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल्स टूल्स, जैसे मान लो क्लीनिंग एसओपी है तो क्लीनिंग में हमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। उसके बाद प्रोसीजर, तो प्रोसीजर मतलब यहाँ पे मान लो आप लोग को क्लीनिंग करनी है या फिर किसी मशीन को चलाना है तो कैसे चलाना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस कंडीशन। जैसे मान लो आप लोग को मिक्सी चलानी, ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे जैसे मान लो आप लोग को ऑटोक्लेविंग, ठीक है, मान लो हमारा ऑटोक्लेव है, ठीक है, ऑटोक्लेव आप लोग को चलाना है तो ऑटोक्लेव चलाते समय उसको कितने टाइम के लिए चलाना है, उसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, कितना टेम्परेचर और कितने टाइम से कितना ज्यादा स्टरलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे एसओपी में लिखी होती हैं। उसके बाद सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस काम को करते समय यहाँ पे आप लोग को कैसे अपनी सेफ्टी बरकरार रखनी है। जैसे यहाँ पे जो भी हमारे पर्सनल होते हैं, यानी जो लोग काम कर रहे हो तो उनके यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, तो कौन कौन से मतलब ग्लव्स, मास्क, गॉगल क्या क्या लगाना है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। हजार्डस मटेरियल की हैंडलिंग कैसे करनी है कि आप लोग को नुकसान ना हो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखो इसमें ये भी लिखा होता है कि जो भी चीज आप लोग मान लो आपने यहाँ पे अपनी इक्विपमेंट को क्लीन किया, ठीक है, मान लो आपने जो है इक्विपमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है, तो परफॉर्म करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आया, कैसे आपने परफॉर्म किया, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना होता है, वो भी इसमें लिखा होता है कि कैसे करना है। और डेविएशन एंड करेक्टिव मतलब मान लो इक्विपमेंट चलाते समय आपसे कोई गलती हो गई, तो गलती होने के बाद उसको कैसे सही करना है, या फिर इक्विपमेंट अगर नहीं चल रहा है, इक्विपमेंट में कुछ खराबी हो गई तो खराबी होने के बाद उसको सही कैसे करना है, तो वो भी इसमें यहाँ पे बेसिकली लिखा होता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अप्रूवल सेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइनली लिखा होता है कि जो एसओपी है वो किसने प्रिपेयर करी, किसने रिव्यू करी और किसने अप्रूव करी, ये भी चीज यहाँ पे लिखी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात करें तो देखिए जो अच्छा एसओपी होता है उसको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, और सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस से अप्रूव होनी चाहिए, और यहाँ पे बार बार उसको रेगुलरली उसको रिव्यू करना चाहिए और अपडेट, अगर कोई नई चीज आ रही है मार्केट में उसको अपडेट भी करना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है एक एसओपी। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट की बात करें। देखो क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, देखो ऑडिट का मतलब होता है जांच, और क्वालिटी मतलब यहाँ पे क्वालिटी की जांच करना। देखो क्वालिटी ऑडिट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री में एक्टिविटी चल रही है, प्रोसेस चल रही है, ठीक है, वो सारी अच्छी क्वालिटी से है कि नहीं, मतलब उनमें क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, उन सारी चीजों की जो जांच होती है वो हमारी होती है क्वालिटी ऑडिट। मतलब इसमें यहाँ पे लिखा जाता है कि जो भी काम हो रहा है वो यहाँ पे जीएमपी गाइडलाइंस, एसओपी को फॉलो करके और एमएफआर को फॉलो करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें चेक करी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव इसका ये हो जाता है कि जीएमपी से कंप्लायंस करना, रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना, ठीक है, ये वेरीफाई करना कि एसओपी फॉलो हो रही है कि नहीं फॉलो हो रही है, ठीक है, उसके बाद चेक करना कि कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, उसके बाद क्वालिटी सिस्टम और प्रोसेस को चेक करना, और यहाँ पे क्वालिटी सेफ्टी और हमारा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना। अब यहाँ पे देखो क्वालिटी ऑडिट हमारे तीन तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, रेगुलरली। देखो इंटरनल मतलब जब कंपनी खुद कराती है, मतलब जब कंपनी खुद अपना कह सकते हो अपना जो भी प्रोसेस वगैरह चल रहा है, जैसे मान लो कंपनी का मान लो जो सीईओ है, ठीक है, अब वो मान लो अचानक से आके जब वो खुद ही देखता है कि सारा काम अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो जो भी आप लोग के क्लाइंट्स हैं, मान लो आप लोग जिनको सामान बेच रहे हो, तो भाई आप सामान अगर किसी को बेच रहे हो तो सामान खरीदने वाले को भी तो पता होना चाहिए कि सामान बन कैसे रहा है, तो अगर वो ऑडिट करा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। और रेगुलेटरी मतलब जब यहाँ पे हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जब वो चेक करती है कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें चीजें कैसे हो रही है, कैसे बन रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी ऑडिट। अब स्कोप देखो, स्कोप मतलब यहाँ पे ऑडिट किन किन चीजों को होता है, तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में भी यहाँ पे चेक करा जाता है कि क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में देखा जाता है कि यहाँ पे कैसे चेकिंग हो रही है, कैसे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे क्वालिटी को कैसे चेक किया जा रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जैसे देखो एसओपी है तो एसओपी बनाती तो कोई इंडस्ट्री है ना, तो वो जो इंडस्ट्री ने एसओपी बनाया है क्या उसने सही तरीके से बनाया है, क्या वो सही तरीके से फॉलो कर रही है, और इक्विपमेंट और मेंटेनेंस क्या सही तरीके से हो रही है, पर्सनल ट्रेनिंग और हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेन है कि नहीं है, और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीजों में हम लोग यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट करते हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टेप्स की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें प्लानिंग करनी होती है। जैसे जिसको भी ऑडिट करना है, मान लो कंपनी को खुद ही करना है, तो सबसे पहले उसे प्लानिंग करनी है, फिर यहाँ पे उसको एक्चुअल इंस्पेक्शन करना है, फिर यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग, मतलब यहाँ पे देखो ऑडिट की रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि जब उसने ऑडिट किया, जब उसने यहाँ पे जांच परख की, तो जांच परख करते समय उसको क्या क्या चीजें मिली, क्या सभी चीजें सही थी कि कोई चीज गड़बड़ थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार करी जाती है। और सीएपी मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे उसको सही करने के लिए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ पे लिया जाता है। एडवांटेज की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे टाइम टाइम पे ऑडिट करते रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी सिस्टम यहाँ पे इंप्रूव होता है, और यहाँ पे जो भी एरर्स और डिफेक्ट्स हैं उनका रिस्क यहाँ पे रिड्यूस होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर होता है, प्रोसेस एफिशिएंसी यहाँ पे एनहांस। देखो सिंपल सी बात है, जब आप लोग यहाँ पे क्वालिटी के लिए बार बार ऑडिट करते रहते हो, चेक करते रहते हो, तो वहां पे क्या होता है, लोग भी ध्यान से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई देखो कभी भी जांच हो सकती है, तो हमें सारा काम अच्छे से ही करना है। उसके बाद देखो क्वालिटी रिव्यू की बात करें, देखो क्वालिटी रिव्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें भी समझ लो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सिस्टम है, प्रोसेस है, उनको हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते रहते हैं कि वो सही तरीके से हो रहे कि नहीं। मतलब पीरियोडिक मतलब यहाँ पे जैसे मान लो हर 2 महीने 3 महीने में हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को रिव्यू करते रहते हैं। अब क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन है ना, प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे कहीं कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, कोई ट्रेंड, मतलब वही हम लोगों ने देखा ना कि कंप्लेन में कोई ऐसा ट्रेंड तो नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोसेस परफॉर्मेंस, उसके बाद यहाँ पे जीएमपी से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एलिमेंट्स मतलब हम लोग यहाँ पे किन किन चीजों में क्वालिटी रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बैच रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं कि भाई देखो ये जो बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे इसमें सारी चीजें सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी डेविएशन हो, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन है, वो सही तरीके से लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। जैसे इसका भी हम लोग रिव्यू करते हैं। कंप्लेंट्स का रिव्यू करना, स्टेबिलिटी डाटा का रिव्यू करना, एनालिटिकल रिजल्ट, यील्ड मतलब कितना यील्ड हमें मिल रहा है, ठीक है, ये सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते हैं कि भाई मतलब मान लो कि हमारा एमएफआर में जो यील्ड लिखी है, मान लो ये लिखा हुआ है कि 100 ग्राम रॉ मटेरियल में हमें कम से कम 200 ग्राम 200 टैबलेट मिल जाने चाहिए, लेकिन पता चले आप लोग जब बना रहे हो तो मिल रही है आप लोग को जो है 120 टैबलेट, यानी इतना डिफरेंस। तो इतना डिफरेंस क्यों आया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग चेक करते हैं। और इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, डिटेक्शन होता है, जो भी रिपीटेड प्रॉब्लम है, जो भी ट्रेंड है, उनका उनका अर्ली डिटेक्शन हो गया, प्रोडक्ट की सेफ्टी क्वालिटी इंश्योर होती है, और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन भी यहाँ पे सपोर्ट होता है। क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, देखो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग यूज करते हैं। अब देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, डॉक्यूमेंटेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको फॉलो करके हम लोग यहाँ पे चीजें करते हैं, जैसे मान लो एमएफआर को फॉलो करके हम लोग चीजें बनाते हैं, और बनाते बनाते जो चीजें होती हैं, जो चीजें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते समय बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब रिपोर्ट बोलते हैं, या फिर कह सकते हो वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। मतलब देखो डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करके चीजें करते हैं, और एक डॉक्यूमेंट होता है कि जब फॉलो करके हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो करते समय जब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो एक हमारा दूसरा होता है जिसको हम लोग रिपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो कह सकते हो डॉक्यूमेंट दो तरीके हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे जिसको हम लोग फॉलो करके चीजें करते हैं, और फॉलो करके जो जो चीजें कर रहे होते हैं, तो करते समय जो जो चीजें होती हैं उसकी हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, क्वालिटी और रिपोर्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है कि हमारे वो सारे रिटर्न रिकॉर्ड या फिर डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव करते हैं कि जो भी हमारा काम है वो अच्छे तरीके से हुआ है, अप्रूव प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है। यानी अप्रूव प्रोसीजर मतलब क्या, एसओपी में सारी चीजें ऑलरेडी अप्रूव होती हैं, एसओपी को फॉलो करते हुए सारी चीजें हुई हैं, एमएफआर को फॉलो करते हुए सारी चीजें हुई हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में इंश्योर करते हैं कि जो भी चीजें हमने करी है वो जीएमपी के अकॉर्डिंग करी है ना। परफॉर्म एक्टिविटीज का एक एविडेंस होता है, ठीक है, वही चीज है कि कल के दिन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना, करके दिन में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स को ही तो देखते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन, तो सिंपल सी बात है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए जब आप लोग सारे बैच बनाते हो तो सारे बैच क्या होंगे, एक ही जैसे बनेंगे, क्योंकि आपने सारे स्टेप सेम ही फॉलो किए सभी में। ट्रेसिबिलिटी इंश्योर करता है, मतलब वही चीज है कि कल के दिन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ट्रेसिबिलिटी होगी कि हाँ यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट और इंस्पेक्शन को यहाँ पे सपोर्ट करता है। अब टाइप्स की बात करें, दो टाइप में होते हैं, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। देखो सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे जो ऑलरेडी अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिनको फॉलो करके हम लोग चीजें करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे कि एसओपी, एमएफआर, स्पेसिफिकेशन, प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स में। और एक होता है रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट का मतलब होता है वो सारी चीजें जो कि हम लोग यहाँ पे करते करते बनाते हैं,
मतलब रिपोर्ट्स आर रिटन रिकॉर्ड दैट शो द रिजल्ट फाइंडिंग, मतलब जब हम लोग यहाँ पे असल में अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए चीजें बनाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या आउटकम मिलता है, वो सारी चीजें हमारी रिपोर्ट के अंदर आती हैं। ये हमारा प्रूफ और एविडेंस की तरह एक्ट करता है। और जैसे एग्जांपल के लिए हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, वैलिडेशन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मान लो ऑडिट करी तो ऑडिट करने के बाद क्या होता है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। बैच जब बन गया तो बैच बनने के बाद क्या होता है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, मतलब उसका रिकॉर्ड बनता है, तो जिसको हम बोलते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, है ना। इन्वेस्टिगेशन, मान लो आपने किसी चीज का किया तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनती है। आपने किसी चीज की एनालिसिस की तो एनालिसिस की भी रिपोर्ट बनती है। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस में देखिए क्या होता है कि हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं, वही सारी चीजें है ना। एविडेंस प्रोवाइड करता है ऑडिट्स के दौरान। जैसे मान लो किसी ने कोई जांच करी, है ना, किसी ने इंस्पेक्शन किया, तो इंस्पेक्शन के दौरान मान लो उसको अगर देखना है कि चीजें कैसे क्या हो रही हैं, तो वो क्या हो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही देखता है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री और ट्रेसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मान लो आज भी जो मैन्युफैक्चरिंग आपने करी है उसका रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पे आने वाले 4-5 साल 10 साल तक मेंटेन करके रखोगे, तो कल 10 साल बाद भी कुछ चीजें होंगी तो आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो कि हाँ हमने कैसे चीजें करी थी। अब उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट जिसको भी भेजा है, ठीक है, तो किसको भेजा है, कितनी क्वांटिटी में भेजा है, इन सारी चीजों का जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ये जनरली हमारा वेयर हाउसिंग मतलब जहां पे हमारा सामान बनने के बाद, मतलब जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो चुका है, तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हम लोग जहां पे रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस। तो अब देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात कि आपने जो भी प्रोडक्ट भेजा है, ठीक है, तो उसका नेम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, डोजेज फॉर्म क्या थी, बैच या लॉट नंबर क्या था, टोटल क्वांटिटी कितनी, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब समझ रहे हो ना, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनली जो है अपने कस्टमर को भेजना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ दी, हमारा यहाँ पे रेसिपिएंट, मतलब किसको आपने भेजा है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ट्रांसपोर्ट मतलब किस तरीके से आपने भेजा है, आपने सी रूट के थ्रू भेजा है कि आपने एयरपोर्ट के थ्रू भेजा है, ठीक है, कि कैसे भेजा आपने। और स्टोरेज मतलब यहाँ पे कैसे आपने स्टोर करके रखने को बोला या फिर कैसे आपने स्टोर किया होता है, ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा कह सकते हो मूवमेंट को ट्रैक करता है, जो भी हमारा, जैसे मान लो कल के दिन में आप लोग को मान लो पता चले, मान लो जो भी कंपनी है उसको पता चले कि उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो थोड़ा खराब है, तो वो ड्रग रिकॉल करेगा कैसे, जब उसको पता होगा ना कि उसने कहाँ भेजी है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं टू हेल्प इन प्रोडक्ट रिकॉल, है ना, वही चीज है कि हमारा प्रोडक्ट को अगर मान लो मंगाना भी है तो अब सबसे पहले आप लोग को पता तो होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट भेजा कहाँ पे। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस यहाँ पे मेंटेन होता है। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं, और इसी के साथ देखिए फाइनली हमारी यहाँ पे यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट कवर हो जाती है। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।